बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप हमें देख रहे हैं आज 2 रमज़ान 4 अप्रैल 2022 को सुबह सवेरे पाकिस्तान में बराह रास्त। आप लोगों को हम दोनों की तरफ से इस माह रमज़ान की ढेर मुबारकबाद। और आज हफ्ता नया शुरू हो रहा है, बहुत कुछ हुआ शाहजेब ओवर द वीकेंड। बिल्कुल, सैटरडे संडेज में खास तौर पर संडे का जो दिन है उसमें बड़ी गहमा गहमी हमने देखी और खास तौर पर गहमा गहमी क्या देखी, अब तो ये ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट था कि जिसमें सब कुछ बदल गया। और तकरीबन अब तो हुकूमत भी जा चुकी है, हुकूमत भी चली गई है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक एतमाद मुस्तरद हो गई और मुस्तरद होने के बाद हमने देखा कि वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील कर दी। तो कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है, साथ में काबीना भी तहलील हो चुकी है। काबीना डिवीजन ने इमरान खान का बतौर वज़ीर आज़म जो ओहदा है वो भी खत्म होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्री तक जो इमरान खान साहब हैं वही जो ड्यूटीज़ हैं वज़ीर आज़म की वो निभाते रहेंगे। और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 हफ्ते तक डी चौक पर जश्न मनाने का भी ऐलान किया है। तो बहुत कुछ हमने देखा और ये सब कुछ होने के बाद जो आखिरकार हमने देखा कि ये फैसला अब अदालत के पास है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि तहरीक एतमाद पेश हुई, उसके बाद हमने देखा कि डिप्टी स्पीकर ने उस पर रूलिंग दे दी। रूलिंग देने के बाद जो है वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर जो तजवीज़ थी वो सदर पाकिस्तान को भिजवाई और असेंबलियां तहलील कर दी गई। लेकिन उसके बाद हम देख रहे थे कि ऑपोजिशन असेंबलियों में मौजूद रहे, बिल्कुल एहतजाज करते रहे, हंगामा हुआ। क्योंकि ऑब्वियसली जब एक तो पहला रमजान और पहली सहरी के बाद जब लोगों ने उनको नींद नहीं आई कि भाई ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है सुबह में, तो उसके ऊपर जो है वो मैं समझती हूँ आप भी नहीं सोए होंगे और हम भी नहीं सोए। और देखा हमने कि क्या हुआ, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको नोटिस ले लिया है, 5 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दे दी है और समाअत आज दोपहर 1 बजे होगा। ऑब्वियसली ये सेशन शुरू हो जाएगा कोर्ट का। कोर्ट ने सदर और वजीर आजम के इकदाम को अपने फैसले से मशरूत कर दिया है। साथ साथ जजेस ने तहरीक एतमाद के बाद पैदा सूरत हाल पर तशवीश का भी इजहार किया है। शाहजेब, ये एक ऑब्वियसली बिल्कुल, क्योंकि सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान का या सदर का या डिप्टी स्पीकर का कोई भी अमल गैर आईनी है या नहीं है। तो अब ये जाहिरी बात है कि मशरूत है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। ये जो लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है ये समाअत करेगा आज 1 बजे। एक समाअत हो चुकी है जिसमें हमने देखा जो इब्तदाई रिमार्क्स है वो भी सामने आए हैं, उसमें बहुत सारे सवालात भी उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। कल तो शाहजेब काफी देर तक जो है वो, हालांकि सेशन खत्म हो गया था लेकिन उसके बावजूद जो है वहां पर तमाम ऑपोजिशन के लोग भी मौजूद रहे और फिर वे भी देखा गया कि वो अफ्तार वगैरह भी उन्होंने वहीं पर की और लाइट भी उन्होंने अपना सेशन भी किया जिसमें तहरीक एतमाद पर वोटिंग भी कराई गई। अयाज सादिक साहब वहां पर स्पीकर बने, क्योंकि ये रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं आपकी कौमी असेंबली के, जिसके मुताबिक आप ये कर सकते हैं। और ऐसा ही हमने देखा नेशनल असेंबली में भी और वहां पर वोटिंग भी कराई गई। खैर, दूसरी जानिब आपको ये बताएं कि एतमाद आर्टिकल 5 की बुनियाद पर खारिज की गई। साथ में ये कहा गया है जजेस की जानिब से जो समाअत हुई है जायजा लेंगे डिप्टी स्पीकर के फैसले को आर्टिकल 69 का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या नहीं है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, आज उसकी समाअत होने जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। ये भी क्लियर कर दिया उन्होंने कि रियासती इदारे जो है आइन से हटकर कोई भी कदम नहीं उठा सकते। ये बहुत उन्होंने क्लैरिटी के साथ इस बात को जो है सबके सामने कहा। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साजिश में मुलव्विस अमरीकी ओहदेदार का नाम ले लिया। फाइनली कल वो नाम सामने आ गया जो हम काफी दिनों से सुन भी रहे थे, खत का भी जिक्र कर रहे थे और सब कुछ सुना। अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के जो है वो कल उनका नाम और चेहरा जो है वो न्यूज पे जो है वो नमूदार हुआ और साथ में उनका ये भी दिखाया कि उन्होंने जो है पाकिस्तानी सफीर असद मजीद से भी काफी मुलाकातें की। शाहजेब, बिल्कुल, असद मजीद से वो मिले थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि दौरे भारत पर वो मौजूद अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर जवाब देने से कासिर रहे। जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया तो ना उन्होंने तस्दीक की लेकिन ना उन्होंने तरदीद की। उन्होंने इसका जवाब कुछ यूं दिया कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को हम देख रहे हैं और पाकिस्तान में आईनी और कानूनी अमल की हिमायत और एहतराम करते हैं। यानी कि उन्होंने इस बात की तरदीद नहीं की है। लेकिन अब देखते हैं इसमें आगे चलकर क्या पेशरफ्त होती है। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 43वीं बरसी मनाई जा रही है और उन्हें रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में 4 अप्रैल 1979 को फांसी दी गई थी। साबिक़ सिंध हुकूमत की जानिब से आज कराची समेत सूबे भर में आम तातील भी होगी। तातील है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अब अगर बात करते हैं, ऐसे हमने प्रोग्राम में आगाज में आप सब लोगों को इस माह मुबारक का जिक्र किया, तो अगर हम ये बात करें कि ये महीना रहमतों का, मग़फ़रत का और जहन्नुम से निजात का महीना, इसमें अल्लाह पाक अपने तमाम जन्नत के दरवाजे खोल देता है। जाने वाले जो इस महीने में जाएं उनको शहादत का दर्जा दिया जाता है। पाकिस्तान का क़याम इस माह में हुआ, कुरान पाक इस माह में नाजिल हुआ। अल्लाह पाक ने इतनी बरकतें, ऐसे जैसे जब ये महीने का चांद
चांद नजर आता है तो ऐसा लगता है ऐसे कोई रौनक की हवा से कोई नूर जो है वो जमीन की तरफ आ रहा हो, और हम बस जितना उसकी रहमतों को समेट सकें हमें समेट ले। तो यहाँ पर हमें यही कहना चाहिए कि अपनी झोलियां फैलाइए और रब्बुल आलमीन से इस दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी जितनी कामयाबियां मांग सकते हैं वो मांगे साथ में, क्योंकि रहमत का महीना है और मगफरत का है। तो इस रहमतों वाले और बरकतों वाले महीने में जितनी इबादत हम कर सकते हैं माया वो हम करें। दीन दुनिया आखिरत जिसने जो मांगना है मांग लो, क्योंकि एक बार कोई भी तिलावत दुआ पढ़ने का जो है नेकी का 70 गुना ज्यादा मिलता है। हम आगे बढ़े, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम रमजान है, ये वाला वाकई में रमजान हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम रमजान जो है साबित हुआ भी, और अब जो आगे सेशन होगा और मुल्क के लिए भी खास तौर पर जरूर दुआ करें कि मुल्क में आगे चलकर अमन अमान रहे और बेहतरी आए, हर किस्म की बेहतरी आए। तो रमजान के हवाले से अगर हम कहें तो रमजान की सादतों और बरकतों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे आगे चलकर प्रोग्राम में। लेकिन यहाँ पर आपको एक और खबर देते हैं कि सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन को रश से बचाने के लिए 3 औकात मुकर्रर किए हैं ताकि लोग डिवाइड हो जाएं, रश ना लगे। और मेरे ख्याल में खारजी और दाखिली रास्ते भी अलग कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही कर दिए, क्योंकि वो एक जगह जब रश जाता है ना, ऑब्वियसली देखिए अभी SOPs हटी हैं, अभी रास्ते खुले हैं, अभी अल्लाह पाक के घर के दरवाजे सब ज़ायरीन के लिए खोल दिए गए हैं, खुले रहेंगे। इलाही आमीन, थैंक यू, बड़ी प्यारी बात की। लेकिन साथ साथ क्योंकि रश बढ़ जाता है, एक पॉइंट पर आके लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, उस रश से बचने के लिए उन्होंने डिविजनिंग कर दी है, स्टेशंस बना दिए हैं, एंट्री और एग्जिट के जो हैं वो रास्ते अलग अलग कर दिए ताकि आने वाले निकल सुकून से सकें, ताकि जाने वालों के साथ उनका जो है वो जो है टकराव ना हो। लेकिन अच्छी मैनेजमेंट है एक तरह से ये, ताकि लोगों को सुकून रहे और आराम से वो अपनी तमाम इबादत का सिलसिला जो है वो जारी रखें। लेकिन अब जो शुरू होगा वो होगा पॉलिटिकल अपडेट। ऑब्वियसली कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास के बाद जो है वो डिप्टी स्पीकर असम्बली कासिम सूरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं कराई और इसे गैर आईनी करार दे दिया उन्होंने और इसको मुस्तरद कर दिया, जिस पर जो है बहुत हंगामा आ रहा है। बिल्कुल, आपने सही पूरी सूरत हाल को ना कूजे में बंद कर दिया कि ये यहाँ पर हंगामा रही हुई इस वजह से हुई। तो अगर अब बात असल में यही है, कासिम सूरी साहब की जानिब से हमने यही देखा कि उन्होंने इसको मुस्तरद किया, वोटिंग नहीं हुई, इसे गैर आईनी करार दिया गया और गैर आईनी करार देने के बाद हमने देखा कि वहाँ पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज के बाद उन्होंने वहाँ पर वो डटे रहे, वो वहीं असेंबली में बैठ गए, उन्होंने कहा हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि वोटिंग नहीं होगी। और वैसे भी कहा यह जाता है जो कानूनी माहिरीन है कि वोटिंग होना लाजमी होती तहरीक अदम एतमाद पर, लेकिन क्योंकि ये बड़ी एक ऐसी सिचुएशन थी जो किसी को समझ नहीं आ रही थी, फिर वो फैसले का भी इंतजार बिल्कुल, क्योंकि स्पीकर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आ गई और रूलिंग के बाद हमने देखा कि जो वो था इजलास था वो खत्म हो गया, उसको बर्खास्त कर दिया गया और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कुछ ही देर के बाद जो उनकी एडवाइस थी वो भी सामने आ गई और उसके कुछ ही देर बाद जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने असेंबलियां तहलील कर दी। तो ये पूरी सूरत हाल जो बनी कल वाकई ये तारीख में लिखी जाएगी। हाँ, लेकिन आपने नोट किया कल जो है जब सेशन हो रहा था या शुरू होने वाला था उसी वक्त शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया था कि थोड़ी देर बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो खिताब करेंगे कौम से, वो भी एक ट्वीट आ गया था बीच में, उसी के बीच में जब आया था कि बाद में हमें ऑब्वियसली एक नजर आ गई थी कि पहले से इस चीज को दिखा रहे थे। लेकिन शायद एक चीज देखने में नजर में आई कि जिस तरीके से हंगामा आराई हो रही थी उस पर एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भी हुए कि जिस तरीके से जो है वो खवातीन को जो है वो भेजा गया अपोजिशन के मेल रुकन अरकान की तरफ और इस तरह करके गेम खेला गया और क्या, ये बहुत सारे सवालात हैं जो अभी ऑब्वियसली डिफरेंट करंट अफेयर्स हमारा तो हमारा मॉर्निंग शो है, लेकिन ये सारे सवाल बहुत इस बात पर भी इम्पोर्टेंट हमें बतानी चाहिए ये भी कि पंजाब असेंबली में भी वोटिंग नहीं हो सकी और वहां पर भी क्योंकि उम्मीद की जा रही थी बड़ा सख्त मुकाबला वहां पर है परवेज लाई साहब का और साथ में जो है वो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो है वो जो है वो खड़े हैं, तो इसमें उनका क्या मुकाबला होता है, किस तरीके से इसके नतीजे सामने आते हैं वो भी देखा जाएगा। लेकिन अभी तक उस पर भी वोटिंग नहीं हो सकी है। आज मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है, ऑपोजिशन ये कह रही है, दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि जमहूरियत कानून और सियासी अखलाकियात के खिलाफ बगावत की गई है। तो बहुत सारे मामला चल रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करना बहुत जरूरी है और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है शो में, हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई रहनुमा उस्मान बुस्रा साहब। सर साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो सूरत हाल अब बन गई है, अब जो बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट में है इस वक्त, वहीं पर फैसला होना है जो भी होना है। तो सबसे पहले तो बताइएगा आप लोग पूरी उम्मीद है अदालती फैसले के लिए, खासतौर पर ये बताइएगा मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए हम लोग रोज़ अव्वल से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की कौमी खुददारी और पाकिस्तान की हुमैयत जो है वो किसी सूरत भी
उसको पमाल नहीं करने दिया जाएगा। हम पुरुमीद हैं ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से, बल्कि हम पुरुमीद हैं पाकिस्तान की कौम से, और पाकिस्तान की कौम पुरुमीद रही है हमेशा अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। तो बिल्कुल हम पुरुमीद हैं, बल्कि अब तो सारी कौम की नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे जा लगी हैं। सारी कौम देख रही है कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के यहाँ एक उनके ऊपर ये आजमाइश आई कि उनको पाकिस्तान की कौमी गैरत और हुमैयत का मुकदमा लड़ना पड़ा, तो उन्होंने अपने इक़्तिदार, पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, उन्होंने अपने इक़्तिदार को जूते के नोक पर रखा और अपना इक़्तिदार कुर्बान करके पाकिस्तान की कौम की गैरत और हुमैयत पर आँच नहीं आने दी। अब सारी नज़रें पाकिस्तान कौम की सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह पाकिस्तान की गैरत और हुमैयत के इस मुकदमे को अंदर इंटरप्रिटेशन करती है। उस्मान साहब, आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आपके हक में आएगा? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि तहकीकात के नताइज हासिल किए बगैर स्पीकर आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग कैसे दे सकते हैं। तो जब ये सवाल उठाया गया है, खैर अभी लार्जर बेंच कायम किया गया है, तश्कील दिया गया है, तो उसके बाद आप समझते हैं कि आप लोगों के हक में फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का? और अगर फैसला हक में नहीं आता तो फिर आप लोगों का क्या लाएअमल होगा? देखिए, मैं क्योंकि सारी प्रोसीडिंग का हिस्सा भी हूँ और मैं कल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद भी था, मैं तो आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि देखिए, वो जैसे हम आम एक ज़ुबान में कहते हैं कि कुबड़े को लात पड़ी उससे रास आ गई। हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि देखिए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है उसमें अंदर मौजूद लोगों ने अपने ज़मीर को बेच दिया है, और बड़ा क्लियर है कैटेगोरिकली एक बैरूनी कुव्वत के कहने के ऊपर पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज जैसी मकरूहात का खेल खेला जा रहा है। हमने तो पहले ही कहा था कि आर्टिकल 5 जो है ये इनके ऊपर लगता है, और इसकी तशरीह के लिए हमने रजू भी किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो पार्लियामेंट के अंदर मजलिस शूरा के मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते। अब तो देखिए, ये तो हमारा केस दोनों तरफ से वहाँ चला गया। अब तो मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी व तरवीज बदनवानी अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। अब हम, जैसे उन्होंने कल कहा कि आर्टिकल 5 किस तरह अट्रैक्ट होता है ये भी बताइए, तो अब उस पर बात होगी, अब उस केबल पे बात होगी, उस खत पे बात होगी, उस लेटर गेट के ऊपर बात होगी जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने मुकदमा लड़ा है सारी कौम का, कि आप बताइए किस तरह से एक गैर मुल्की ताकत जो है वो 7 मार्च को कहती है कि पाकिस्तान में 8 मार्च को एक अदम एतमाद आ जाती है उन्हीं के कहने के ऊपर। तो ये सारी बातें जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट में खुलेंगी। ये कहाँ से लेटर आया, किसने कहा, कौन किससे मिलता रहा, देखिए ना, हमने भी साबित करना है ना कि कौन। जब ये देखिए 7 मार्च को वो एक लेटर आता है जो कहता है कि पाकिस्तान में तरीके अदम एतमाद आएगी, 7 मार्च तक कोई अदम एतमाद नहीं है, 8 मार्च को अदम एतमाद आ जाती है, और उस लेटर की स्पिरिट के ऊपर चलते हुए पाकिस्तान में रजीम चेंज का मामला चल पड़ता है। लोगों की जो है वो सोए हुए ज़मीर जाग पड़ते हैं। हमारे लोग जो पौने 4 साल इमरान खान के गुण गा रहे थे, एक दिन पहले इमरान खान से सेल्फियाँ ले रहे थे, उनको बड़ा अजीम लीडर करार दे रहे थे, उनका ज़मीर भी जाग जाता है। तो ये सारी चीज़ें फिर हम ये बताएंगे इंशाअल्लाह कि कौन एम्बेसडर से कहाँ मिलता रहा, कौन इनके ताशीश से मिलता रहा, वो किससे मिलते रहे, किसने किससे बात की, तो ये सारी बात होगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इससे पहले की बात ये है कि ये भी देखना पड़ेगा कि क्या अदालत जो है वो आइन के आर्टिकल 69 के अंदर क्या मजलिस शूरा के मामलात के अंदर मुदाखलत कर सकती है कि नहीं कर सकती। सो इसमें बड़ा लिमिटेड स्कोप है, लेकिन यस, ये बात अब होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आर्टिकल 5 किस तरह अट्रैक्ट होता है, और इस बात के ऊपर वही बात जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये एक खत है, और जो खत पाकिस्तान के सबसे बड़े फोरम जो कौमी सलामती काउंसिल है, कौमी सलामती कमेटी जो है, उसके अंदर ये डिस्कस हुआ है, और एक अलामिया जारी हुआ है जिसमें फ़ौज पाकिस्तान के नुमाइंदे और पाकिस्तान की सारी टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री ब्रास है। तो वहाँ पे ये अलामिया, उसका अलामिया बिल्कुल सामने है। ख़त के होने में, उसके सही होने में, साजिश होने में कोई दूसरी राय नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा कि साजिश का हिस्सा कौन कौन बना, देख रहे हैं कि ऑपोजिशन ये मुतालबा करती भी नहीं कि खत को पहले डिस्कस क्यों नहीं किया गया। अगर 8 मार्च को ये खत सामने आ गया था तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खत को पहले सामने क्यों नहीं रखा, इसको डिस्कस क्यों नहीं किया गया, और इसको इतना बाद में सामने क्यों लाया गया? तो इस पर आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जो अपोजिशन है पाकिस्तान की बदतरीन अपोजिशन है। पाकिस्तान की धरती माँ का सौदा करने वाले ये हमें बताएंगे कि लेटर कब आया, कब। कल तक तो ये मानते ही नहीं थे, ये तो इस लेटर को असली नहीं मानते थे। ये कह रहे थे लेटर तो घड़ा गया, ये तो एक साजिश है, ये जी लेटर कहाँ से आ गया, ये हो ही नहीं सकता। कल तक ये एक कह रहे थे ये तो जनाब नेशनल सीक्रेट है,
ये कैसे बता दिया गया? आप कह रहे हैं कि आपने 7 को क्यों नहीं बताया? मसला ये है कि जब ये साजिश बुनी जा रही थी, तमाम लोग इसके ऊपर, जो मुतलका लोग थे उनके ऊपर उनको हुकूमत बता चुकी थी और उनको एतमाद में ले चुकी थी। जब हमने देखा कि अब ये मौका आ गया है कि पाकिस्तान की कौम को इस पर एतमाद में लेना चाहिए, जब आपकी साजिश हो रही है आपकी पार्लियामान के थ्रू आपकी हुकूमत के खिलाफ, आपकी कौम के खिलाफ, तो हमने उनको एतमाद में लिया। और जब ये सारी चीज़ें हमारे पास इसकी एविडेंस आ गई और जब मुनासिब वक्त है हमने उनको एतमाद में ले लिया। और ये मेरे ख्याल में मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी अपनी अब तमाम तर ये जो प्रोपेगेंडा इसमें फेल होगी। देखिए मुल्क के अंदर एक OIC कॉन्फ्रेंस चल रही थी, अगर हम पहले ये बात करते और इस तरह की धमा चौकड़ी मचती सियासत के अंदर, तो आपके यहाँ पे जो लोग हैं, आपकी सारी उम्मत मुस्लिमा से, उनके ऊपर बहुत सारे मुल्कों के ऊपर अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, वो यहाँ पे ना आते। तो एक बहुत बड़ी एक जो चीज़ थी पाकिस्तान में होने जा रही थी, तो हुकूमत ने बहुत सारी इन चीज़ों को देखना था कि पाकिस्तान का इमेज ख़राब ना हो। हालांकि पाकिस्तान की कौमी गैरत और हुर्रियत को इन लोगों ने बेच डाला था और बेच डाला है। आप तो देखिए ना, वो जरदारी साहब क्या करते थे और शहबाज साहब। उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। सबसे पहले तो बहुत सारी बरकतें आपके लिए, दुआएं भी। सबसे पहले तो मैं सवाल ये करना चाहूंगी उस्मान साहब, आपकी बात सुन भी रहे हैं साथ में, अभी आप ये भी है कि डी चौक पर अभी हमने बताया न्यूज़ में कि आपने 1 हफ्ते तक जो है वो जश्न मनाने का ऐलान किया है, तो क्या इलेक्शन की तैयारी पर फोकस होना चाहिए आपकी नज़र में, या तैयारी है? आर यू गाइस प्रिपेयरिंग फॉर इट और आर यू प्रिपेयर्ड ऑलरेडी? क्या कहते हैं आप? देखिए माया, एक आप जिस सिचुएशन के अंदर कल प्राइम मिनिस्टर ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी हैं, हुकूमत जो है उसका उसको डिज़ोल्व किया जा चुका है। निगरान हुकूमत की तैयारी है, अगले चंद रोज़ के अंदर आपके सामने निगरान हुकूमत और उनके वज़ीर आज़म अपनी कैबिनेट के साथ आन मौजूद होंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब एक इलेक्शन से इबारत है। आप मुझे बताइए, इस सारे मामले के अंदर यही अपोजिशन कहती थी कि जनाब इमरान खान जो है उसकी पॉपुलैरिटी नहीं रही, इलेक्शन में जाना चाहिए, नया मैंडेट लेके आना चाहिए। अब एक ही चीज़ पाकिस्तान को आगे ले जा सकती है कि अब इनको बहादुर बनना चाहिए, और अगर ये समझते हैं कि ये सच्चे हैं और सही हैं, और अगर इनके दानिश में पाकिस्तान के आइन पे हमला हो गया है, तो पाकिस्तान की कौम तो इमरान खान से बदला लेगी। तो इनको चाहिए कि अभी के अभी पटिशन भी विड्रॉ कर लें, अगर बहादुर हैं तो कहें आइए ये घोड़ा है, ये मैदान है, हम इमरान खान को मैदान अमल में शिकस्त देते हैं। कौमें अब बनती हैं अपने लीडरान के साथ और लीडर बनते हैं अपनी कौम के साथ, ये वाइस वर्सा है। तो अगर ये लीडर हैं तो आए ना कौम के साथ। इमरान खान साहब ने अपना मुकदमा कौम के सामने रखा है इलेक्शन के लिए। उस्मान साहब फिर तैयारी है, मतलब 1000% तैयार हैं, 1000% तैयार हैं। इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान का आगे वे फॉरवर्ड नहीं है। हम 1000% तैयार है। क्यों? देखिए मारिया, इसको अंडरस्टैंड कीजिए, पाकिस्तान की कौम को फैसला करना है कि क्या इमरान खान जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, जब वो मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी के साथ खड़े हैं। तो ये फैसला कौम को करना है। आने वाले इंतखाबात में देखा जाएगा, अब फैसला कौम के ऊपर है, बिल्कुल, क्योंकि अब ये कौम के ऊपर फैसला, उन्होंने फैसला करना है। लेकिन साथ में आप खत का जिक्र कर रहे थे उस्मान बासा साहब, मैं उस हवाले से एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि सहाफी ने उनसे सवाल पूछा है डोनाल्ड लू से, और उस सवाल के जवाब में डोनाल्ड लू ने ना उसकी तस्दीक की है ना तरदीद की है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी जानब से कोई इस बात की तरदीद नहीं की गई है। देखिए ये ही वो बात है जिसके मुतल्लिक हमारा केस क्या है। हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये एक सच है, ये केवल ट्रू है, और ये ख़त जो लिखा गया ये धमकी पाकिस्तान की रियासत को दी गई और उसकी हुकूमत हटाने के लिए हमारे लोगों ने उसके मीर जाफर का किरदार अदा किया। अगर वो इसमें सच्चा होता तो कल भारत के अंदर वो डट के इसकी तरदीद करता। खामोशी बिल्कुल वाजिया है कि धमकी दी गई है। अब तो ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं जो डट गए और पाकिस्तान की कौम की गैरत का मुकदमा अपनी हुकूमत की को गिरा के और अपनी हुकूमत को हटा के अपना हक अदा किया। देखिए अगर फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ अगर फ़र्ज़ करें, अमेरिकन इसको डिनाई भी करते हैं, तो उन्होंने अमेरिकन की एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है कौमों को तबाह करके झूठ बोलने की। आप मुझे बताइए, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की बात की गई इराक के अंदर, सारा इराक तहस कर दिया, तह बाला कर दिया, और बाद में कहा जी सॉरी यहाँ तो थे ही नहीं। राइट, अफगानिस्तान में जिंदगी रूठ गई है, 20 साल उन्होंने तबाह किया अफगानिस्तान को, एक लम्हा उन्होंने सॉरी नहीं किया। अफगानिस्तान तो मुलव्वस नहीं था 9/11 के अंदर, सारा मशरक़ वुस्ता में आग लगी हुई है, उसके पीछे अमेरिकन खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारी कोई गलती है। मसला ये है कि अब ये बिल्कुल तश-तश-बाम है, सफ़ेद सच है, रोज़े रोशन की तरह अय्यां बात है कि ये इस बैरूनी कुव्वत ने पाकिस्तान की हुकूमत को टॉपल करने, रजीम चेंज के नाम के ऊपर हमारी अपोजिशन जो कि उनका तरीका कार है करने का, उसको बीफ अप किया है, उसको इसके अंदर उन्होंने रिसोर्स दिए।
उस्मान साहब एक जवाब मुझे दे दीजिएगा आखिर में, अब आप हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया, लेकिन बस मैं आपसे ही जानना चाहता हूं जिस तरीके से तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की गई और उसके बाद हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए, कुछ भी देखा जाए लेकिन ऐसा तो हुआ कि हुकूमत अब जा चुकी है, तो आप समझते हैं कि ऑपोजिशन अपने मकसद में कामयाब हो गई? मैं शाहजेब, मैं तो यही कह रहा हूं कि आपकी मुंह में घी शिक्कर भाई, उस अपोजिशन को भी बताएं ना शाहजेब, किसी को लें ना किसी को उठाएं, सुबह सुबह उनको कहें कि आप कामयाब हो गए हैं। इनके सामने बड़ा बाजा जो होता है ना, जो शादी ब्याह में बजता था पुराने, उनके बाजा मारना चाहिए कि आप कामयाब हो गए हैं। आप तो कहते थे हुकूमत गिरानी है, अब हुकूमत हमने खुद गिरा दी मेरे वजीर आजम ने, तो अब आपको खुश होना चाहिए। आप पहले कहते थे हुकूमत गिराएं, उसके लिए रो रहे थे, अब गिरा दी है तो फिर रो रहे हैं। असल में मसला यह है कि जिस चीज के लिए पैसे खाए थे, जिस चीज के लिए मीर जाफर और मीर सादक का बैज अपने सीने पे सजाया है, वो नहीं हुई है, क्योंकि उधर से पैसे मिले थे कि आपने रजीम चेंज करके हमारे वफादारों को, हमारे बगल बच्चे जो हैं वो इक़्तिदार के अंदर आए ताकि पाकिस्तानी कौम का फैसला बाहर बैठ किया जाए। मसला हुकूमत नहीं थी, मसला था कि उनके बगल बच्चे आए, तो हुकूमत चली गई है, इनको खुश होना चाहिए, बल्कि इनको तो मिठाइयां बांटनी चाहिए। आज पाकिस्तान में आम अफ्तारी का ऐलान करना चाहिए। मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी को बड़े डॉलर लिए इन्होंने इस मामले के अंदर कि भी हम खुश हैं, इमरान खान घर चला गया, अब क्या मसला है? वो नहीं था। आप कमेंट, आम अफ्तारी का ऐलान करना चाहिए, कोई जश्न मनाना चाहिए। उस्मान बसर साहब, आपके मुताबिक ऑपोजिशन को बहुत शुक्रिया सबसे पाकिस्तान में आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा प्लीज, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। और जो इस वक्त सियासी सूरत-ए-हाल बनती जा रही है, इसको मजीद समझना बहुत जरूरी है माया। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे साथ सीनियर सब्जेक्ट मौजूद अदनान आल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अदनान सर, थैंक यू सो मच। एक दफ़ा फिर रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद सर आपको। मैं बहुत एक अहम सवाल करूंगी, लेकिन मैं थोड़ी देर बात करूंगी आपसे, क्योंकि आप बहुत सारी बातों में बहुत सारे इशारे दे जाते हैं और आपकी बातों में छुपे हुए राज होते हैं सर। फिर तो अपोजिशन और तहरीक इंसाफ अलग अलग कोने में जो है ना, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में इस वक्त खड़े हुए हैं। आपका क्या तज्जिया है, अब क्या होने वाला है? अब आज सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। दोनों कोने में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। आप तज्जिया दीजिए, क्या होने वाला है? देखिए, मेरी बात, आपकी बात का जवाब तो शाहजेब ने दे दिया कि सब निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं। गेंद जो है सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है। अब वो जो फैसला करेंगे उससे आगे की राह मुतय्यन होगी। ज्यादा इम्कान यही है कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी आर्टिकल 5 के तहत, उन्होंने वोटिंग नहीं कराई, करारदाद ईवान में पेश हो गई और आज तक इसकी मिसाल नहीं मिलती कि जब ईवान में करारदाद पेश हो जाए उस पर वोटिंग जरूर कराई जाती है। उन्होंने आर्टिकल 5 इन्वोक किया कि ये बैरूनी इमदाद हासिल है और गद्दारी के जुमरे में आता है, तो इसलिए इसको मैं मुस्तरद करता हूँ। तो अब ये रूलिंग चैलेंज हो गई सुप्रीम कोर्ट में, आज बहस होगी और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कितने दिन लगाता है। उन्होंने आर्जी रिलीफ तो नहीं दिया, कल फौरन ही उन्होंने इजलास बुला लिया था, लेकिन आर्जी रिलीफ नहीं दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट कितने दिन लगाता है इस काम में और क्या फैसला देता है? ज़्यादातर आईनी माहिरीन की राय है कि सुप्रीम कोर्ट जो है मुमकिन है कि वो इस स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार दे, क्योंकि आर्टिकल 5 के तहत जो गद्दारी की बात है और जो उसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट की बात है वो कहीं साबित शुदा तो नहीं है, लेकिन हुकूमत पूरा जोर लगाएगी कि वहाँ पर एविडेंस पेश करे, वो डीमार्शे पेश करे। जो पाकिस्तान के सफीर ने लिखा था कि उसको ये बुलाकर ये सब कुछ कहा गया कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई तो अमेरिका के पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, वरना आपकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी और उसके नताइज होंगे। और भी जो एविडेंस हुकूमत के पास होगा वो सब कोर्ट के सामने रखा जाएगा। एक नुक्ता नज़र ये भी है कि स्पीकर की रूलिंग जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें मोहतात रवैया इख्तियार करे। बहरहाल जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, और ज़्यादातर आईनी माहिरीन का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट शायद डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी, जो स्पीकर की रूलिंग थी बेसिकली, और उन्होंने पढ़कर सुनाई, उसको वो रिवर्स कर दे, तो फिर दोबारा से वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फिर अदम एतमाद की जो करारदाद है उस पर वोटिंग होगी। और अभी तो यही लगता है कि हुकूमत जो है वो अक्सरियत से महरूम हो चुकी है।
पीटीआई के पास अब अक्सरियत नहीं है, ज़्यादातर इनके अपने लोग भी टूट गए हैं, इत्तेहादी भी टूट गए हैं। पंजाब में भी परवेज़ इलाही के पास जो है वो अक्सरियत नहीं है, 14 वोट उनके ज़्यादा हैं। जो 186 वोट चाहिए पंजाब में वज़ीर आला बनने के लिए, जबकि हमजा शहबाज के पास 200 वोट है। बिल्कुल, आपकी बातों से ही जो मैं समझ रहा हूँ सिचुएशन इस वक्त के स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती, तहरीक एतमाद पर वोटिंग होना लाजमी है। अदनान साहब, माजी में इस किस्म की कोई मिसाल आपको मिलती है? नहीं, ऐसी कोई मिसाल नहीं है, ये बहुत पहली बार ऐसा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट को भी कदरे मुश्किल तो पेश आएगी कि एक तरफ पार्लियामान की आर्टिकल 69 कहता है कि आप स्पीकर का कोई भी पार्लियामान की कार्रवाई अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, दूसरी तरफ एक उसमें पहलू निकलता है कि आर्टिकल 5 को इंटरप्रेट किया है स्पीकर ने, तो जो आइन की इंटरप्रिटेशन है, तशरीह है, वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आती है। तो इस रास्ते से सुप्रीम कोर्ट जो है कोई हल निकाल सकती है कि ये जो आपने आर्टिकल को इंटरप्रेट किया है, तशरीह की है, ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए आप इसकी वोटिंग कराएं। तो बहरहाल देखिए, ये तो है छोटी बातें, बड़ी बात ये है कि माहौल इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अगर फर्ज करें कि जो पीटीआई है ये सब बहाल हो जाती है और वोटिंग भी हो जाती है, पीटीआई हार भी जाती है, वजीर आजम नो कॉन्फिडेंस का वोट, तो और सारे 150 लोग उनके मुस्ताफी हो जाते हैं पार्लियामान से, तो क्या 150 सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन होगा? क्या सारे पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन होगा 150-200 सीटों पे? ऐसा मुमकिन नहीं है। हालात जो हैं वो नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सियासी हल इसका यही है कि तमाम पार्टियां मुत्तफिक हो जाएं, एक निगरान सेटअप बना लें और इलेक्शन हो जुलाई में, अगस्त में, जब भी वो मुनासिब समझें, क्योंकि जाहिर है इलेक्शन कमीशन को भी तैयारी करनी होती है, वोटर लिस्टें हैं, हल्का बंदियां हैं, ये तो जुलाई में बारिशें होती हैं, अगस्त का मौसम बेहतर होता है, अगस्त सितंबर का। तो अगर वो कोई एग्रीमेंट कर लें तो सियासी हल ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि ये आईनी और कानूनी मुश्किलातियों में पड़े। अपना सारा बोझ जो है ये हमेशा सियासतदान सुप्रीम कोर्ट पे डाल देते हैं और फिर जो है अगर इनके हक में आ जाए तो तारीफ करते हैं, हक में ना आए तो फिर उसको भी बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस वक्त मुल्क में आईनी सियासी बहरान है और इसका हल यही है कि ये बैठकर नए इलेक्शन के ऊपर मुत्तफिक हो। लेकिन अदनान साहब, आप ये नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट का डिटेल्ड फैसला बहुत अच्छा साबित होगा मुस्तकबिल के लिए और वो आना बहुत जरूरी है? नहीं, वो फैसला तो करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि जब उन्होंने टेकअप कर लिया तो फैसला ना करें। फैसला तो वो करेंगे, हो सकता है कि जल्दी करें और हो सकता है टाइम लगे। अब उस दौरान तो कन्फ्यूजन रहेगी ना, माईशत पे भी बुरा असर पड़ेगा, माशी बेयकीनी है, पॉलिटिकल बेयकीनी है, सरमायाकारी रुक जाती है, लोगों के मसाइल बढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो ये अगर सियासी हल निकाल लें, वो आराम से अपना महीने, 2 महीने, 6 महीने में तफसील से फैसला लिखें, जूरिस्प्रूडेंस के बारीक नकात जो हैं उनको डिस्कस करें और एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का फैसला दें जिससे आइंदा के लिए एक मिसाल कायम हो जाए। और लेकिन जरूरी तो नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट फौरी फैसला करे, असल चीज है कि सियासी हल चाहिए। जी जी बताया। बिल्कुल सर। अदनान सर, एक सवाल मैं कल से सोच रही थी कि अब शो होगा ना, आपसे बात होगी तो जरूर पूछूंगी, आपसे अपनी रहनुमाई के लिए पूछूंगी। हो सकता है सवाल, वैसे हमारे उस्तादों ने कहा कभी गलत कोई सवाल नहीं होता, जानना चाहिए कि आज तक अदनान सर पाकिस्तान में कोई भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। ये बात समझ नहीं आई। आम आवाम यही सोचती है कि हम इलेक्शन होते हैं, हम चूज करते हैं, हम जाके वोट देते हैं अगली हुकूमत को कि वो जी अगले 5 साल हमने इनको चूज किया, वो 5 साल तक अपनी हुकूमत नहीं कर पाते। इट्स अ हिस्ट्री, ऐसा क्यों है? बहुत सी वजूहात हैं माया। देखिए, आपने अच्छा किया ये सवाल पूछ लिया। आप कह रही थी मैंने पेट में दबाया हुआ है, अब ये रोजा भी है ना आपका तो तो अब देखिए बात यह है, एक तो हमारे कल्चर का इशू है। हमारा कल्चर बरतानिया का जैसा एंग्लो सेक्सन कल्चर नहीं है, हम एक फ्यूडल ट्राइबल सोसाइटी हैं। अभी यहाँ पे अर्बन सोसाइटी भी कहाँ है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में होगी ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादातर मुल्क जो है वो एक देही कल्चर है, ट्राइबल कल्चर है, कबायली निज़ाम है, जागीरदाराना निज़ाम है। और जो हमने सियासी निज़ाम लिया है वो बरतानिया का ले लिया है, जो कि बहुत एडवांस्ड अर्बन सोसाइटी है, मिडिल क्लास बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत हाई टेक सोसाइटी है। तो एक हमने टाट में मखमल का पेवन लगाया है। ये सिस्टम जो है सियासी, ये हमारे कल्चर से इतना कॉन्ग्रुअस नहीं है, हम आहंग नहीं है। तो इसको अभी जड़ पकड़ने में इसको टाइम लगेगा। अब दुनिया के दूसरे मुल्कों की हिस्ट्री भी देखें, वहाँ 200-250 250 साल जाकर
स्ट्रगल हुई है पॉलिटिकल, फिर वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश हुए हैं। हमारा तो माजी वैसे भी बादशाहत का रहा है, यहाँ तो बादशाहत का निज़ाम की, अभी भी लोग वजीर आजम को बादशाह ही समझते हैं, कहते हैं कि वजीर आजम जो चाहे वो कर दे। तो अदनान सर, जी कतरगामी माजरत लेके वाली बात क्या, अगर फिर इलेक्शन की तैयारी अगर हो रही है, हमें फिर करना है, तो फिर हम इस उम्मीद के साथ फिर करेंगे कि फिर पता नहीं कोई हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल कर पाएगी या नहीं, फिर वही रिपीटेड होगा, ऐसे ही होगा। क्या आप देखिए, ये 31वीं दफा है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। हमारा कल्चर है पेट्रोनेज का, जो आदमी लोग चाहते हैं, जो हमारे इलेक्टेबल्स हैं, जो पेशावर सियासतदान हैं, कि ऐसा वजीर आजम हो जो खुद भी खाए हमें भी खिलाए, उनको बड़े बड़े ठेके मिलें, उनको नौकरियां बेच सकें वो, और जो बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं वो ले सकें। अब इमरान खान साहब तो चाय की प्याली मुश्किल से पिलाते हैं, वो इन लोगों को खुश नहीं रख सके और ये उनसे टूटते चले गए। अगर ये उनको खुश रखते, उनके मुफादात पूरे होते रहते तो ना टूटते। अब अगर नया वजीर आजम आएगा, हो सकता है लोगों को खुश न रख सके, वो भी टूट जाए फिर किसी वक्त। बिल्कुल 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 ऐसी। अच्छा अदनान साहब, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि सियासी हल भी ज़रूरी है, साथ में कानूनी हल भी ज़रूरी है, लेकिन मैं आपसे अब ये सवाल करना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम पूरी सूरत हाल ये देख रहे हैं और इसमें इनकी गवर्नमेंट जाती हमने देखी, आप क्या समझते हैं कि अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मकबूलियत पर कोई फ़र्क पड़ेगा? आने वाले इंतखाबात उनके लिए कैसे साबित होंगे? असेंबली में हम देख रहे हैं कि वो अक्सरियत खो चुके हैं, लेकिन आने वाले इंतखाबात में अगर वो मतलूबा सीट्स हासिल नहीं कर पाते तो उसके बाद आप मुल्क के हालात कैसे देख रहे हैं? क्या हंगामा राई होगी, अफरा तफरी होगी मुल्क में, या हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? आइडियली तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होगी, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं, अगर फर्ज करें कि वो मेजॉरिटी ले लेते हैं तो अपोजिशन हंगामा रही करती रहेगी, जलसे जुलूस के ये सिलेक्टेड है, धांधली हुई है। अगर वो जीत जाएंगे तो इमरान खान ये कहेंगे कि मुझे हुकूमत को इन्होंने गैर आईनी तरीके से निकाला, हॉर्स ट्रेडिंग की, फौरन इन्वॉल्वमेंट हुई, जलसे पे जलसा, जुलूस पे जुलूस। ये बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं रहा। 70-75 साल हो गए हैं, हम लोग सियासी इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सके। कोई आइन के तहत हुकूमत आए, आइन के तहत जाए, मुकर्ररा मुद्दत पूरी करे। आप देखिए इंडिया में मोदी की कितनी मुखालफत है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि ये इस्तीफा दे, असम्बलियां तोड़ दे, जल्दी इलेक्शन कराए, ये सिलेक्टेड है। वो उसकी मुखालफत करते हैं, इशूज पे करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम तो बस एक दूसरे की टांगें खींचने में मसरूफ हैं। आप अगर हिस्ट्री पढ़ें, 1950 में हर 6 महीने 8 महीने के बाद प्राइम मिनिस्टर बदल जाता था। अब भी वही दौर जो है दोबारा शुरू हो जाएगा। ये पार्लिमानी जमहूरियत में आप पैसे दें, हॉर्स ट्रेडिंग करें, लोगों को तोड़ लें। अब ये कोई अखलाकी जवाब तो अपोजिशन का भी नहीं है ना, कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग करके इतने बंदे तोड़ लिए, वजारतें को लालच देके तोड़ लिए, किसी को गवर्नरशिप का लालच देके तोड़ लिए। ये भी तो हॉर्स ट्रेडिंग की किस्म है। अगर आपने चले पैसे नहीं भी दिए तो लालच तो मुख्तलिफ लोगों को दिया हुआ है ना। तो इस तरह उनकी हुकूमत भी मुस्तहकम नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत मिलेगी, मखलूत हुकूमत बनेगी, और मखलूत हुकूमत में हमारी हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है। बल्कि मैं बिल्कुल मखलूत हुकूमत बनेगी। इमरान खान साहब अगर चले गए, इनको निकाल दिया इन्होंने नो कॉन्फिडेंस के जरिए, फर्ज करें असम्बलियां बहाल होती हैं, नो कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, तो ये अपोजिशन इत्तेहाद ही टूट जाएगा। पीपल्स पार्टी के मकासद और है, नून लीग के मकासद और है। नून लीग जो है वो और वजीर आजम चाहती है, और आसिफ जरदारी बिलावल को वजीर आजम बनाना चाहते हैं। इनका इत्तेहाद सिर्फ इमरान खान को निकालने तक है, उसके बाद मुझे इनका इत्तेहाद कायम रहता नजर नहीं आता। और ये तो वो खुद चुके हैं कि ये सिर्फ इमरान खान को हटाने का इत्तेहाद है, आगे का इत्तेहाद हमारा साथ नहीं होगा। ज़ाहिर है उनके मकासद और है, उनका मंशूर अलग है। बहुत शुक्रिया अदनान साहब। और माया, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना, मुल्क में जो महंगाई है, रमजान भी आ चुका है, उम्मीद हम करते हैं कि इन हालात में हालात कुछ बेहतर हो जाएं अवाम के। एब्सोल्युटली एग्री। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। सबसे पाकिस्तान में बहुत सारी और भी अपडेट्स आपसे हम शेयर करेंगे, पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी। प्लीज डू स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। और क्योंकि जिक्र हो रहा है पॉलिटिक्स का, क्योंकि इस वक्त बड़ी हमने जो कल सियासी हलचल देखी, अभी कुछ देर पहले हमारे साथ तज्ज़ियाकार अदनान नादल साहब भी मौजूद थे और वो बता भी रहे थे किस तरीके से क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन कानूनी माहिर का होना भी बहुत ज़रूरी है। हम उनसे भी जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत चल रही है वो किस तरफ जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस वक्त पूरी जिम्मेदारी है, किस किस्म का फैसला जो है
है, उसकी तवक्को की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तो इस पर बात करने के लिए कानूनी माहिर वकास अब्रेसा हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। वकास भाई, सबसे पहले तो बताइएगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आ सकता है? पॉसिबिलिटीज क्या है, ऑप्शंस क्या है? शाहजेब, जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे वो बड़े कैटेगोरिकल थे, बड़े क्लियर थे। उनके अंदर इस चीज़ की वजाहत कर दी गई कि स्पीकर जो है ही इज़ नॉट द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी। वो कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं है कि वो खुद ही कोई चीज़ असेस करे, खुद ही कोई चीज़ भांप ले, किसी की लॉयल्टी का, डिसलॉयल्टी का, गद्दारी का, वफादारी का, मुहिब्बुल वतनी का, वो खुद ही अपने ताई फैसला कर दे। और आर्टिकल 5 इस चीज़ का हवाला दिया गया है। आर्टिकल 5 ना सिर्फ पार्लियामेंटेरियन पे बल्कि पाकिस्तान के रियासत के तमाम शहरियों पर, तमाम रियाया पे बेहक वक्त जो है वो नाफिजुल अमल है। और उसमें कहीं पे ये नहीं लिखा कि अगर कोई शख्स जो है वो डिसलॉयल होता है तो स्पीकर के पास ये इख्तियार है, ये अथॉरिटी है, तो वो कोई ऐसी रूलिंग दे कि कौमी असम्बली के अंदर कोई करारदाद पेंडिंग हो, उस करारदाद को जुबिश कलम मुस्तरद कर दिया जाए। जो मैं इसमें लीगली देख रहा हूँ वो ये कि स्पीकर जो है, जिस तरह मुतअद्दिद हमारे जो ज्यूरिस्ट हैं, जो कानून को समझने वाले हैं, वो इस तरह का इजहार कर रहे हैं कि स्पीकर की जो रूलिंग है डेट कैन नॉट बी चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर की रूलिंग जो आइन और कानून के ताबे है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज नहीं की जा सकती। अगर स्पीकर ये कहे कि प्राइम मिनिस्टर को ओहदे की मुद्दत 5 साल नहीं 7 साल है या 10 साल है, प्राइम मिनिस्टर फर्दर 5 साल के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो रूलिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं है, वो एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वो कानून और आइन के ताबे नहीं है, उसके मुतजाद, उसके मुतरादिफ नहीं है। लिहाजा इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रूलिंग्स हैं जो कि आप ये समझते हैं कि ये जो रूलिंग दी गई है ये गैर आईनी है? बिल्कुल ये गैर आईनी है। स्पीकर के पास कोई असेसमेंट के लिए ऐसी डिवाइस नहीं थी कि वो जो अपोजिशन की तरफ से लाई गई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट को गद्दारी या वफादारी को बुनियाद बनाकर उनको रिजेक्ट करता है। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जब एक चीज़ की बुनियाद ही अनलॉफुल और अनकॉन्स्टिट्यूशन रख दी गई तो उस पर जितनी भी इमारत तमीर की गई वो सारी की सारी वाइड एपोनिशो है, चूंकि वो असर नू ही गलत है। तो स्पीकर की रूलिंग की वजह से जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक मुस्तरद की गई तो उसकी बेस पे फिर प्राइम मिनिस्टर ने फर्दर असम्बलियाँ जो तहलील करने के लिए एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजी और उस एडवाइस को मानते हुए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो जो असम्बलियाँ तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, तीनों के तीनों स्टेप्स जो है मैं ये समझता हूँ कोर्ट में कैटेगोरिकली चैलेंज कर दिए गए हैं और तीनों के तीनों स्टेप्स जो हैं ये रिवर्स कर दिए जाएंगे और असम्बलियों का वही स्टेटस होगा जो 3 अप्रैल को कौमी असम्बली के इजलास से पहले था। और फिर मैं एक बात बड़ी कैटेगोरिकली इस चीज़ की वजाहत करने लगा हूँ कि स्पीकर के पास कोई ऐसी रूलिंग देने का इख्तियार नहीं है। स्पीकर के पास बिल्कुल ये इख्तियार तो मौजूद है कि वो आइन और कानून के मुताबिक हालात को भांपते हुए कोई ऐसी रूलिंग दे कि जिसमें आइन की सुपरमेसी को और लॉ की सुपरमेसी को कायम किया जाए। लेकिन अगर वो खुद ही आइन को सबोताज करेगा, सबवर्जन करेगा, एब्रोगेशन करेगा, तो मैं ये समझता हूँ और ऐसा ना सिर्फ वो खुद जी और ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तहरीक अदम एतमाद पर दोबारा वोटिंग हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल शाहजेब, वोटिंग हो सकती है। डेट इज दी ओपन ऑन द पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम जहां पे फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करना, एट द सेम टाइम आयन की तशरीह करना, इंटरप्रिटेशन करना, डेट इज आल्सो प्राइमरी फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्पीकर की अथॉरिटी है ये चैलेंज की गई है और यही वो बुनियाद थी कि जिसके ऊपर तमाम की तमाम अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग जो थी वो इस्तवार की गई है। ये जो स्पीकर का किरदार है पाकिस्तान के आइन के तहत, मैं अदनान साहब की बात सुना था, ये हमारा कोई जो यूके का या यूनाइटेड किंगडम के स्पीकर की तरह का किरदार नहीं है कि उन मुल्कों के अंदर स्पीकर इज अनप्रेजुडिस्ड, इम्पार्शियल एंड अनबाइस्ड और वो मुकम्मल तौर पे जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, मुकम्मल तौर पे तमाम अरकान को ये इख्तियार देता है कि अपनी राय का इजहार किया जाए। लेकिन ये जो करारदाद पेश की गई थी, आयन के अंदर लिखा है 95 में कि 3 दिन से पहले नहीं और 5-7 दिन से तहीर के बगैर इन दिनों के अंदर वो आप इस पर डिबेट करें, गौर खोज करें। अगर कोई लेटर था, अगर स्पीकर की रूलिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो फिर क्या कार्रवाई की जाएगी और इसमें फिर स्पीकर के खिलाफ अगर होगी तो क्या होगी, अगर है भी?
बिल्कुल शाहजेब, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जो है 2 ऑप्शंस हैं। एक तो तमाम तर कार्रवाई को रिवर्स कर दे और जो इसका स्टेटस असेंबली का था 3 अप्रैल का वो बहाल कर दिया जाए। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, चूंकि अपोजिशन की तरफ से 12 इस चीज का इजहार किया जा रहा है कि गद्दारी का, हाई ट्रीजन का मुकदमा चलाया जाए, चूंकि आइन को सबवर्ट किया गया है, एब्रोगेट किया गया है और आइन को इल्तवा में रखते हुए अपनी मर्जी का दस्तूर और अपनी मर्जी का कानून नाफिज करने की कोशिश की गई है। जो प्रामा फशाइयां बादी नजर में ये चीज नजर भी आती है कि स्पीकर के पास जब अथॉरिटी नहीं थी तो आप किस तरह एक रूलिंग को जो है वो इंश्योर कर सकते हैं और किस तरह एक करारदार को मुस्तरद कर सकते हैं। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि 2 ऑप्शन है, एक रिवर्स कर दिया जाए, सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली दूसरा जो ऑप्शन वो ये है कि हाई ट्रीजन के मुकदमे कायम किए जाएं, ना सिर्फ स्पीकर के अगेंस्ट बल्कि तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, फैसिलिटेट किया था। आपको याद होगा कि 3 नवंबर 2007 को जो इमरजेंसी लगाई गई थी परवेज मुशर्रफ की तरफ से, उस पे भी जो गद्दारी का मुकदमा चलाया गया था। 2009 में आल्दो हमारी पार्लियामेंट ने उसे वैलिडेट कर दिया, लेकिन 2011 के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आर चौधरी ने उसी जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को सेट असाइड किया और फिर से परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलवाया गया। अच्छा वकास साहब, अभी कल हमने देखा, जाहिर है हम सबकी आम आवाम की भी नज़रें जो है वो असम्बली की तरफ थी। फिर सेशन खत्म होने के बाद या सादिक साहब ने जाके वो चेयर करना शुरू कर दिया। वो क्या आपकी नज़र में, कानून की नज़र में क्या उसकी लीगलाइजेशन क्या है? इज इट लाइक पॉसिबल, इज इट ओके टू डू इट? अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जब सेशन खत्म हो गया तो फिर अब ये कौन सेशन शुरू हो गया, उसकी क्या लीगैलिटीज हैं? माया वो एक सिंबॉलिक सेशन था, लेकिन आयन किसी चीज पे भी, असेंबली के जो रूल्स हैं 2008 के, वो इजाजत नहीं देते कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि ना स्पीकर है ना डिप्टी स्पीकर है, वो स्पीकर की कुर्सी पे बैठ के उस अवाम की तौहीन करे। लिहाजा वो कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट के जिम्मे में आती है, लेकिन उससे पहले भी पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी कंटेम्प्ट्स की गई। तो ये एक कंटेम्प्ट जो है ऑन दी पार्ट ऑफ ऑपोजिशन जो है वो जरूर कंडक्ट की गई है कि जब आपके पास अथॉरिटी नहीं है, why you can hold the position of a speaker in the session। तो ये एक एलिमेंट है कि ये जो अपोजिशन की चीज जाती है कि वकास ऐसी चीज है रूल्स ऑफ बिजनेस में, कौमी असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस की अगर बात करें तो उसका कोई एक्ट ऐसा है कि अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर मौजूद नहीं है असेंबली में तो वो जो मुकर्रर करदा वहां पर चेयरपर्सन हैं वो इजलास की कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं वो, लेकिन ये जो इजलास था वो मुलतवी कर दिया गया था, क्योंकि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बाद भी दोनों तरफ से कंसेंसस के साथ 4 से 6 लोगों के नाम सिलेक्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन रियाज सादिक का नाम भी उसके अंदर शामिल था। बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इजलास जो था वो मुलतवी कर दिया गया था, वो खत्म कर दिया गया था। तो नए सिरे से एक नया सेशन जो है वो उसका आगाज किया गया है, वो इन दी एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच वकास साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आपको फिर आपके साथ आपसे वक्त लेंगे और इंशाल्लाह फिर आपसे रहनुमाई जरूर हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सियासी माहौल वाकई में इस वक्त हमारी आंखें सबकी जो है वो खबरों की तरफ हैं कि क्या खबर आता है, आने वाला वक्त हमारे लिए क्या लेकर आता है। पाकिस्तान के शाहजेब ने सिर्फ पहले थोड़ी देर बात कही, आने वाला वक्त रमजान भी आ रहा है, आगे दिन बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, किस तरीके से होगा, कैसे गुजरेगा, गर्मी बढ़ रही है और बहुत सारे सवाल जो हमारे दिमाग में है, आपके भी होंगे। रहेगा हमारे साथ। जिस तरीके से देख रहे हैं कि अवाम को रमजान मुबारक आ चुका है लेकिन कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा है। जो सियासी सूरत हाल बन रही है, हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कोई भी ऐसे पैकेज का ऐलान नहीं किया गया है जिस पे कोई अवाम को उम्मीद हो कि हमारे लिए रमजान अच्छा गुजरेगा, कीमतें कम हो जाएंगी या कीमतें हमें पहले से रमजान में कम दामों अवेलेबल होंगी। तो ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी अभी तक नजर आ ही नहीं रही, क्योंकि वफाकी लेवल पर अभी तक किसी भी पैकेज का ऐलान नहीं हुआ है। तो एक तरफ तो ये बात हो गई, दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि खुराक और ईंधन की जो बढ़ती कीमतें उसके सबब मार्च में महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। यानी कि अगर मार्च में इजाफा हुआ है माया, तो हम ये खुद समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि अप्रैल में और आने वाले वक्त में मजीद इजाफा होगा कीमतों में, कीमतों में मजीद इजाफा होगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, अवाम परेशान होंगे, यानी कि आपका रमजान भी
इसी परेशानी में गुजरेगा कि कीमतें नीचे नहीं आएंगी। वाकई में अब अगर हम बात करें CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की महंगाई 22 जनवरी के बाद से शाहजेब ने बताया कि वो बढ़ती चली गई है और अपनी बुलंद तरीन सतह पर वो पहुंच चुकी है। हालिया महीनों में महंगाई में साल ब साल इजाफा बुनियादी तौर पर ईंधन, बिजली, मकान के किराए, ट्रांसपोर्ट और जल्द खराब ना होने वाली अशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों के सबब है। अभी बहुत सारी सिचुएशन है, बहुत सारे सवालात हैं जिसमें हमें, मेरा ख्याल है कि हम एक्सपर्ट को अगर बुलाएंगे और खुर्रम भाई से बात करेंगे तो बहुत सारी गाइडलाइन हमें मिल सकेगी। आई थिंक बिल्कुल, खुर्रम शहजाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम साहब को खुशामदीद कहेंगे रमजान मुबारक आपको। लेकिन रमजान मुबारक के साथ साथ हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो सूरत इस वक्त बन रही है, हम एक तरफ देख रहे हैं हुकूमत ने पेट्रोल और बिजली की कीमतें कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की थी, कोई इसके असरात मुरतब होंगे खासतौर पर अगर हम महंगाई के हवाले से बात करें तो? जी सलाम, और आप दोनों को भी बहुत बहुत रमजान मुबारक। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जो है अभी तो गवर्नमेंट जो है नहीं है, पहले गवर्नमेंट थी और गवर्नमेंट ने जो है पेट्रोल और बिजली की कीमतें जो है, आपको याद होगा जी, मुझे आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। पहले तो मैंने कहा रमजान मुबारक आप दोनों को। देखें, पेट्रोल और बिजली की कीमतें जो है वो तो अभी रोकी हुई हैं और इनफैक्ट थोड़ी नीचे भी की थी, आपको याद होगा लास्ट। उसके बाद कीमतें बढ़ाई नहीं गई, उसके बावजूद जो है 12.7% की जो है वो इन्फ्लेशन आई है मार्च में, और इससे पिछले महीने की जो इन्फ्लेशन थी तकरीबन 12.25 थी, उससे पहले 13 थी तकरीबन। तो पॉइंट मेरा ये है कि अभी डिसीजन नहीं हो रहे, ये हाल है। अगर डिसीजन होते तो और ज्यादा जो है इम्पैक्ट होता, क्योंकि ऑयल प्राइसेस काफी ऊपर है आज भी, और ऑयल प्राइसेस अगर यहाँ से बढ़ाई जाए तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आएगा। एक तो देखें, गवर्नमेंट हमने याद होगा, हमने लास्ट जो बयान किया था उसमें ये मैंने कहा था कि गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से, न होने की वजह से या डिलेड डिसीजन की वजह से आवाम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो अभी यही हुआ है कि गवर्नमेंट के होने ना होने में, और अब तो कल असम्बलियां टूट गई हैं, तो उसके बाद अब ये 90 दिन का टाइम है इलेक्शन का, और उसके दरमियान ये इलेक्शन का टाइम है। तो इलेक्शन से पहले वैसी हालात में बड़ी महंगाई हो जाती है, दूसरी जानब जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी खुर्रम साहब, उसमें महंगाई में तो बेहद इजाफा हो जाएगा। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो तो देखें उस तरह से डिसीजन नहीं लेती, वो तो सिर्फ आती है मोटी मोटी चीज देखने के लिए किसी कोई इरेगुलरिटी ना हो जाए। तो उस दरमियान में अगर डिसीजन नहीं होते तो उसका इम्पैक्ट महंगाई पे ज्यादा पड़ेगा। अगर ऑयल प्राइसेस बीच में बढ़ जाती हैं या फूड प्राइसेस मजीद बढ़ जाती हैं तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आएगा। दूसरी आपको ये बताऊं कि प्रॉफिटेरिंग बढ़ जाती है, जब डिसीजन नहीं होता, अथॉरिटीज नहीं होती सर पे, तो कोई भी जो प्रॉफिट लेने वाला है, हमारे के होने के बावजूद जो है प्रॉफिट देना जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो अब तो और ज्यादा जो है प्रॉफिटेरिंग और एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगी, तो इस वजह से आम आवाम को इसका इम्पैक्ट आएगा। तो इसको इसी तरह से हल किया जाए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी जगह बैठी है, उनका काम ये है कि ये फौरन से इस पर चेक रखें कि कोई प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, ताकि रमजान में लोगों को जो है बहुत मुश्किलात से सामना ना, क्योंकि वही वाली बात है खुर्रम भाई, पिछली दफा जब आप आए थे आपने ये भी बात की थी कि वाकई में कोई रिलीफ सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए, कुछ प्लान होना चाहिए, और फिर रमजान आ गया और वो भी नहीं हुई, और अब वाकई में हुकूमत भी अब कोई नहीं है। अगर सूबाई हुकूमत भी कुछ नहीं करेगी कि चलो एटलीस्ट चले कोई रिलीफ ना भी दे, कम से कम बढ़ते हुए नंबर्स को जो महंगाई है या उनकी जो कीमतें उनको ही कंट्रोल कर ले, वरना रमजान कैसे गुजरेगा? माया का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो किसी पैकेज का ऐलान कर सकती हैं। जी बिल्कुल कर सकती है और करना चाहिए, क्योंकि देखें प्राइसेस का काफी हद तक हिस्सा लोकल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो हैंडल करती है। और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें स्टेप इन करे, क्योंकि ये करना भी चाहिए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ गई है कि जी देखें फेडरल गवर्नमेंट अब नहीं है या फेडरल कैबिनेट नहीं है, तो रोजमर्रा के जो उसमें डिसीजन होते हैं वो नहीं होंगे अब। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा जो है वो रोल है इस वक्त कि वो फौरन आए और इस चीज को हल करें कि देखें बहुत ज्यादा प्राइस ना बढ़ जाए और एटलीस्ट इन कंट्रोल चीजें रहें। ये ना हो कि बहुत ज्यादा कम होने की तवक्को नहीं है, पर चीजें कंट्रोल में रहें ताकि जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए इस वक्त हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो आवाम है वो अपसेट है और फ्रेगमेंटेड है, दोनों तरफ जो है प्रॉब्लम है, अपोजिशन की तरफ भी और गवर्नमेंट अभी है उसकी तरफ से भी। तो दोनों तरफ से लोग जो है ना इस वक्त बहुत गुस्से में है और इस वक्त जो है ना पारा बहुत हाई है। इस सिलसिले में बहुत ज्यादा मैनेज करना पड़ेगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को
ताकि चीजें जो है अंडर कंट्रोल रहें और जो है बहुत ज्यादा। बिल्कुल खुरम साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं हुकूमत तो अब तकरीबन अक्सरियत खो चुकी है, इलेक्शंस आने वाले 90 दिनों के अंदर अंदर होंगे, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आवाम के बारे में सोचना है। जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि जो भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा, कि आपकी इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, वो कोई ऐसे बड़े फैसले नहीं लेती, तो फिर आने वाले 90 दिन हम फिर बड़े मुश्किल देखें आवाम के लिए, महंगाई में इजाफा भी देखें, उसी में बकरीद भी आएगी, उसी में बकरीद भी आएगी। जी जी बिल्कुल। देखिए अभी करना ये होगा कि जो प्राइस लेवल हैं, देखिए 2-3 ऐसे एरियाज हैं जिसको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है, उनको अगर हम कंट्रोल कर लेना तो मेरे ख्याल में बहुत हद तक हमें महंगाई में जो है बहुत ज्यादा इजाफा ना होने की तवक्को होगी या हमें थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। एक तो देखिए सबसे पहली चीज है कि आपके यहाँ फूड प्राइसेस जो है वो बेसिक अशिया फतनोश जो है उनकी कीमतें अगर हम कंट्रोल करके रखें, मार्केट को देखें और मंडियों को देखें, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखे कि बहुत ज्यादा वहाँ प्राइस प्रॉफिटेरिंग नहीं हो रही, वहाँ बहुत ज्यादा प्राइसेस नहीं बढ़ी। दूसरा एनर्जी की प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस देखिए एक जगह रुकी भी है और डीजल की प्राइसेस रुकी भी है, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो अभी मैं कहूँगा हैं भी, उन्होंने ये कहा कि जो हम डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो बजट तक जो है वो नहीं बढ़ाएंगे। बजट आपका जून में आता है, इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 महीने और हैं, 2 से 3 महीने, जिसमें ये प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी एटलीस्ट डीजल की और पेट्रोल की। एक तरफ से तो आवाज आ गई आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है खुरम भाई। जी जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो ये चीज कंट्रोल कर लें कि आपकी जो फूड प्राइसेस है मंडियों में बहुत ज्यादा जो है ना एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही। अगर फूड आपकी जगह रुक गया एक जगह और डीजल और पेट्रोल वैसे भी जून तक जो है ना एक जगह पर है, तो मेरे ख्याल में हमें काफी हद तक एक रिलीफ मिलने के चांसेस, एटलीस्ट बढ़ने के चांसेस नहीं। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, प्लीज प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये हाईलाइट करें कि अपने एंड पे बेस्ट दें ताकि जो है एक आम आदमी को रिलीफ मिले। इलेक्शन बात की बात है, जब इलेक्शन होकर देखा जाएगा, लेकिन दरमियान में जो है जो प्रॉफिटेरिंग के चांसेस होते हैं उसको कम से कम किया। तो खुरम भाई किस तरीके से पहुंचाई जाए ये बात प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ कि वो इस तरह का कोई कदम ले सकते हैं या लेना चाहिए उनको, इसकी ये कैसे रसाई हासिल हो? देखिए पहली बात तो ये कि ये इनको खुद कॉन्शियस उनकी जिम्मेदारी है कि हाँ जिम्मेदारी एग्जैक्टली, लेकिन बताना कौन जिम्मेदारी अपनी। जी जी, अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए और एनी केस करना चाहिए, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो या ना हो। तो बात ये है कि फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हम अब जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर हमारे पॉलिसी मेकर सुन रहे हैं प्रोविंशियल लेवल से, तो होपफुली वो इस चीज को काउंट फॉर कर रहे होंगे कि अब फेडरल गवर्नमेंट नहीं है या कैबिनेट नहीं है जो कि डिसीजन लेती है डिफरेंट चीजों पे, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो 18 अमेंडमेंट में जो काम आते हैं वो एटलीस्ट अपने पूरे करे ताकि जो है 3 महीने में आपको वैसे तो 18 अमेंडमेंट का हर बार जिक्र किया जाता है, बार बार इसकी बात की जाती है, लेकिन जब अवाम को रिलीफ देने की बात आती है तो अभी तक कोई इसका जिक्र नहीं कर रहा कि ये इख्तियारात सूबाई हुकूमतों के पास हैं कि वो आगे बढ़ें और ऐसे रिलीफ पैकेजेस का ऐलान करें ताकि लोगों का रमजान अच्छा गुजर सके, आने वाला वक्त अच्छा गुजर सके। जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाते, अगली गवर्नमेंट नहीं आ जाती, तो आप लोगों को सूबाई हुकूमतों को ऐसे फैसला करना बहुत जरूरी है। खुर्रम शहजाद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त जो सूरत हाल बनती जा रही है, जो इस वक्त हो रहा है, उस हवाले से हमें बता भी रहे थे। तो माया अब हम किस तरफ? थैंक यू सो मच खुर्रम भाई फॉर कमिंग एंड गाइडिंग अस ऑलवेज। और अब प्रोग्राम में हमने कहा था कि जैसे कि हम आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान के हवाले से भी बात कर रहे हैं और रमज़ान में ज़्यादा जितना शाहज़ेब ने शुरू में कहा इबादत करें, अपने लिए करें, अपनी अल्लाह पाक से अपने लिए अपनी आसानियाँ मांगें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें। लेकिन रमज़ान हो या कोई भी दिन हो, एक मोमिन के लिए जहाँ सरकार का जिक्र ना हो वो दिन नहीं होता। अगर वो मोमिन है, अपने अल्लाह से और उसके हबीब से मोहब्बत रखता है, तो सरकार का जिक्र होना लाजिम है और सरकार का जिक्र जहाँ हो महफिल हो जाती है। अल्लाह पाक ना अपने बंदों को चुनता है अपने हबीब के जिक्र के लिए। अल्लाह पाक उन लोगों को शाहज़ेब दुनिया में जहाँ भी आपने कितने नात खां सुने होंगे, सना खां सुने होंगे, उनकी आवाज़ आपको अक्सर दिल पे लगती होगी जाके। ये ख़ास करम होता है, ये ख़ास अल्लाह पाक की रहमत होती है, क्योंकि अगर आपको नात खां अल्लाह ने बनाया, ये बहुत बड़ी नेमत है, इसमें आपका कोई किरदार नहीं। ये अल्लाह ने आपको चुन लिया था कि तू मेरे हबीब का जिक्र करने वाला बनेगा। अल्लाह पाक नसीब करता है जबान को दुरूद शरीफ, वरना तो नसीब भी ना हो। और वाकई में क्या जिंदगी है ऐसी जहाँ पे आका का जिक्र ना हो। अब शुरू करेंगे हम अगला सेगमेंट अपना। हमारे साथ जो हमारी आज बहुत ही प्यारी सी सना खां मौजूद हैं, सहरिश अयूब, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, जो सरकार की शान में जो है वो नात के अशार भी पेश करेंगी और आपसे इनकी बात भी करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सहरिश। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो।
और कैसा जाए रोज़ा और कैसा जा रहा है दूसरा रोज़ा? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। गर्मी काफ़ी है लेकिन अल्लाह करीम जो है वो अपने हबीब के सदक़े हिम्मत अता करता है। बेशक अता करता है। तो हम आपसे बात का सिलसिला बाद में शुरू करेंगे, अगर हम आपसे नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रूर जी। आपने जैसे जिक्र किया महफिल का, तो उसी हवाले से उसी मुनासबत से एक कलाम मैं पेश करती हूँ इफ्तिखार आरिफ साहब को। दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़री हुई है, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़री हुई है। ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, और मुझे यकीन है वो आएंगे वक्त आखिर भी, मुझे यकीन है वो आएंगे वक्त आखिर भी, मैं कह सकूंगा ज़ियारत अभी हुई है, मैं कह सकूंगा ज़ियारत अभी हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मेरे ख्याल में कि हमारे पास कोई ऐसे अल्फाज भी नहीं है
और माशाल्लाह आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है और जिस तरीके से हम देख रहे थे, सुन रहे थे, मैं तो वाकई एक कैफियत में चला गया था सुनते हुए। अब साथ में मैं आपसे सरिश कुछ सवालात भी करना चाहता हूँ, कुछ पूछना भी चाहता हूँ। आपकी खूबसूरत आवाज़ में हमने ये खूबसूरत नात भी सुनी। आप माशाल्लाह वकील भी हैं, ये भी हमने सुना है, तो तालीम भी हासिल की, वकालत भी करती हैं या प्रैक्टिस भी कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा ऑफिस है, मैं पिछले 3 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, और इसके अलावा मैं होस्ट भी हूँ, रेडियो के साथ मुंसलिक हूँ पिछले 6 साल से। अच्छा माशाल्लाह। तो कैसा रहा आपका ये सफ़र? आज माशाल्लाह आप हमने सुना है कि आप कई मुकाबले भी जीती हैं और साथ में वकालत भी करती हैं, नात ख़्वानी भी करती हैं, तो ये पूरा मेरे ख्याल में आपका बड़ा दिलचस्प सफ़र रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए नात रसूल पाक जो है वो तो ज़रूरी है। आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो प्रोफेशन अपनी जगह, लेकिन नात अपनी जगह। नात मैं शौक़ से पढ़ती हूँ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करके ज़ाहिर है दिलों को सुकून मिलता है और दूसरों को भी अल्लाह करीम ने अगर एक कोई भी टैलेंट दिया है तो मैं समझती हूँ कि ज़रूर पहुँचाना चाहिए सब तक और ये मोहब्बत जो है ये बढ़ानी चाहिए। जर्नी बहुत अच्छा रहा, वकालत जारी है, साथ साथ नात के लिए वक्त स्पेशली निकाला जाता है क्योंकि इस जिक्र से जो है ना ज़्यादा कोई भी बड़ा काम बड़ा नहीं है। बिल्कुल ऐसा। आप वकालत का सर जिक्र किया अभी शाहज़ेब ने, तो वकालत किसी स्पेशल एरिया में अपने एक्सपर्टीज़ को आप करना चाहती हैं पॉलिश, जैसे कि प्रोबेबली आप फैमिली कोर्ट की तरफ जाना चाहती हैं, आप क्रिमिनल उसकी तरफ जाना चाहती हैं, डिवोर्स की तरफ ज़्यादा जाती हैं, ख़वातीन के राइट्स की तरफ ज़्यादा जाना चाहती हैं, कहाँ जाना चाहती हैं? अभी तो ज़ाहिर है इनिशियल स्टेज है, तो मेरे पास जनरल नेचर के केसेस हैं, उसमें किसी भी तरह का केस आ जाता है। क्रिमिनल मैटर्स भी कुछ डील कर रही हूँ। मोस्टली मेरे पास फैमिली केसेस हैं और उसमें यही मेंटेनेंस के और डाइवोर्स के केसेस हैं। रमज़ान में क्या मसरूफियात होती हैं? महाफिल भी ज़ाहिर होती हैं और रोज़े भी होते हैं, कितना मुश्किल होता है एक सना खां के लिए रोज़े में? मैं समझ सकती हूँ रूहानी सवाल नहीं है, मैं दुनियावी सवाल कर रही हूँ। रूहानी तो अल्लाह ताला दे ही देता है ताकत, लेकिन दुनियावी तौर पे कितना मुश्किल होता है फिजिकली कि आप जाते हैं, आप अफ्तार पे भी होता है और फिर आपको महफिलें भी करनी पड़ती हैं और पढ़ना भी पड़ता है, फिर लोगों की फरमाइशें भी आती हैं, ये पढ़ दो ये पढ़ दो, तो कैसा होता है? काफ़ी ज़ाहिर है आपको मैनेज करनी पड़ती हैं चीज़ें, ऑफिस को भी देखना पड़ता है। उसके बाद आपने जो है, मैं क्योंकि आपको बताया कि मैं रेडियो के साथ भी उनसे लिखूँ, वहाँ पे भी जाना है और उसके बाद आपने नात ख़्वानी भी करनी है, किसी न किसी ट्रांसमिशन में जा रहे हैं या फिर किसी महफिल में जा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन मैंने कहा ना कि मोहब्बत सब कुछ करवा देती है, मोहब्बत और इश्क सब कुछ करा देता है। अल्लाह पाक आपके इस इश्क को भी कबूल करे और आपके इस पढ़ने को भी कबूल करे और आपके इस पढ़ने से हमारी दुआओं को भी इस वसीले बनाए। और क्या ख्याल है, हम एक और बिल्कुल आखिर में है ना एक और नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकबूल सुन। हमारे अभी एक सना खान बहुत अच्छे खालिद हसनैन खालिद साहब, उनकी डेथ हुई, उन्हीं का एक कलाम में शामिल करती हूँ। माशाल्लाह। मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना, हक तो मेरा भी है। मैं हूँ बेकस या रसूल अल्लाह, मैं हूँ बेकस तेरा शेवा है सहारा देना, मैं हूँ बेकस तेरा शेवा है सहारा देना, मैं हूँ बीमार का, मैं हूँ बीमार, तेरा काम है अच्छा करना,
तेरा काम है अच्छा करना, मुझ पे भी चश्मे करम। उन सहाबा की खुशतवार निगाहों को सलाम। उन सहाबा आज बड़े खास मेहमान से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा हैं हुदैत लखानी साहब, जिनकी मुलाकात आपसे करवाएंगे। और वो आजकल तालीम और सेहत के लिए खास तौर पर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारी खिदमात हैं उनकी, तो उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं और उनके अस्पतालों में मुफ्त इलाज भी किया जा रहा है। तालीम किस किस्म की दी जा रही है, किस मयार की दी जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। हुदैत लखानी साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बहुत शुक्रिया अल्लाह का। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ इंसानियत की खिदमत, लेकिन तालीम खास तौर पर इस मिशन को लेकर आप कैसे चल रहे हैं? आपका क्या मिशन है, क्या विजन है? देखिए, तालीम की जहाँ तक बात है, मेरा करियर ही एक छोटे से इंस्टीट्यूट से स्टार्ट हुआ था और बस इकरा यूनिवर्सिटी, फिर जब चार्टर मिला उसके बाद कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पेशावर, देन कोयटा। Mashallah, so now it's the largest university in the country. It's a top business school in the country by Higher Education Commission, and it's the best private university in the country. So ना सिर्फ मुल्क की अपनी रेगुलेटरी बॉडीज के हिसाब से बल्कि इंटरनेशनली रैंकिंग में भी इकरा यूनिवर्सिटी जब एशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर आ रही है। So Pakistan is not among the top 10, but we are among the top 200 universities, and इंशाल्लाह ये बेहतर होता जाएगा। जहाँ तक तालीम की बात है, देखें, कोई भी माशरा हो, कोई भी मुल्क हो, वो तरक्की पे गामजन या वो अपने शहरियों को बेहतर लाइफस्टाइल, बेहतर वेलबींग उसी सूरत में दे सकता है जब वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ऐसी तालीम हो जिससे वो मुल्क आगे बढ़ सके, ज़्यादा पैसे कमा सके, ज़्यादा इनकम जनरेट कर सके। और हायर एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और कंपटीशन भी इतना बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इदारे भी ऑब्वियसली अपने हिसाब से चल रहे हैं हुनैत साहब, अवाम भी, लेकिन एक ट्रस्ट लेवल जब बिल्ड होता है ना, तो वो एक अपने अलग लेवल में ऑपरेट करती है जो भी एक खिदमत होती है। जहाँ तक आपकी खिदमत की बात कर रहे हैं, हमने अस्पताल के बारे में भी सुना, एजुकेशन भी। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर हॉस्पिटल एज वेल। इन दोनों को मैनेज कैसे करते हैं? नहीं, मैनेज मैं नहीं करता, और ना ही कोई एक आदमी हर चीज कर सकता है। टीम होती है और हर चीज के अपने प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपनी चीज को चलाते हैं। अगर मैं पायलट की जगह पे गाड़ी के ड्राइवर को बिठा दूंगा तो जहाज गिरेगा। सो यही अलमिया हमारे मुल्क का है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जहाँ तक एजुकेशन हेल्थ केयर की बात है, आई हैव वेरी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स, वही रन कर रहे हैं, एंड इट्स देयर सक्सेस जिसके अंदर मेरी सक्सेस हो रही है। अच्छा, उन्हें सब एक सियासतदान की हैसियत से भी, और साथ में आप जिस तरह से एक वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं, तालीम के लिए भी कर रहे हैं, सेहत के लिए भी कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को कैसा देखते हैं? क्या इस तालीमी निज़ाम को बेहतर होने की ज़रूरत है? क्या रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, या किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, या इस तक आप क्या किरदार निभा रहे हैं बेहतर करने के लिए? मैं एक टास्क फोर्स में था, उसका किस्सा सुनाता हूँ आपको। तो हमने पाकिस्तान की सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ विजिट करनी थी। पेशावर में वाइस चांसलर पेशावर यूनिवर्सिटी कहते हैं कि अगर इस लाइब्रेरी को बम से उड़ा दो तो तालीम का और इल्म का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उस लाइब्रेरी में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी जो तबाह होगी। कोई नई किताब ही नहीं खरीदी, कोई किताब किसी ने हाथ ही नहीं लगाई कभी, और उसको सफाई करने के लिए जो है इतने सारे लोग जो है उनकी तनख्वाहें दी जा रही थी। सिमिलर हालत हमारी बाकी पब्लिक सेक्टर स्कूल्स और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का भी है, मेजॉरिटी ऑफ देम। आई मीन देयर आर फ्यू वेरी गुड पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। IBA ने बड़ी मिसाल कायम की है, इट्स अ पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। IBA के अलावा कराची यूनिवर्सिटी इज डूइंग वेल, आई एम श्योर कायद आज़म यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो डूइंग वेल। लेकिन मेजॉरिटी अगर 100 हैं तो 100 में 3 या 4 या 5 के नाम ले सकते हैं, बाकी सब वहाँ पे वक्त ज़ाया कर रही हैं जवानों का, हमारी जनरेशन का, यंग जनरेशन का। देखें, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कौम को उस
रास्ते पे लेके जाएं जिस रास्ते पे दुनिया जा रही है। आज जहां ब्लॉकचेन की बातें हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की बातें हो रही हैं, आज जो है वो दुनिया की इनकम जो है फार्मास्यूटिकल्स के अंदर सबसे ज्यादा है, इंजीनियरिंग के अंदर सबसे ज्यादा है। अभी तक हम जो है अपने आप को एग्रीकल्चरल स्टेट कहते हैं और हम बाहर नहीं निकल सके। तो उनैत साहब, आपको क्या लगता है, अगर मैं आपसे एक लफ्ज में पूछना चाहूं कि किस चीज की कमी है? विजन की कमी है? विल की कमी है। विल की कमी। देखिए, अगर करना चाहते पॉलिटिशियंस तो अभी तक कर चुके होते, क्योंकि कोई इतना बड़ा काम नहीं है। जब हमने सोचा कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो हमने बना लिया। हाईली प्रिसाइज इंजीनियरिंग उसके अंदर इन्वॉल्व है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, हमने कर लिया ना, और बहुत सारी चीजें हमने कर ली। लेकिन तालीमी इदारे ठीक करने का इरादा नहीं किया पॉलिटिशियंस। क्या बहुत कंफर्ट जोन में आ गए हैं तालीमी इदारे के, बस चल रहा है जैसा नहीं, उनकी पॉलिटिक्स चल रही है इसकी वजह से। जब तक शऊर नहीं है तब तक वो लीडर हैं। जब शऊर आ जाएगा तो ना वो लीडर रहेंगे, ना उनकी करप्शन रहेगी, ना उनकी माफियाज चलेंगी। अच्छा, आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं और अब खासतौर पर सियासत का हम जिक्र करते हैं। लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उनकी क्वालिटीज डेवलप होना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज में, तालीमी इदारों में क्या वाकई लीडरशिप क्वालिटीज पे काम किया जा रहा है नौजवानों की, कि आगे चलकर वो सियासत का हिस्सा बन सकें, अच्छे पढ़े लिखे लोग हमारे सियासत में आ सकें? नहीं किया जा रहा, किसी इदारे में नहीं किया जा रहा, क्योंकि हमने तो बहुत अरसा पहले से जो स्टूडेंट्स में लीडरशिप डेवलप करने की चीजें थी वो हमने अपने करिकुलम से हटा दी, हमने अपने सिस्टम से हटा दी, ताकि दोबारा कहीं पॉलिटिसाइज ना हो जाए यूनिवर्सिटीज। लेकिन ये गलत है। और बहुत सारे तरीके हैं जिसमें स्टूडेंट्स को लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जा सकती है। और जैसे मेरा इदारा है उसके अंदर हर स्टूडेंट ने CSR करना है। अपने इलाके के अंदर कोई एक चीज, चाहे वो जानवरों के लिए हो, चाहे वो इंसानों के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे मोहताजों के लिए हो, कोई एक चीज ऐसी करनी है कि उस इलाके में कोई इम्पैक्ट हो। और वो स्टूडेंट्स 4 साल के अंदर जब तक ग्रेजुएट करते हैं उस वक्त तक वो कर लेते हैं और पार्ट ऑफ दैट डिग्री है। तो ग्राउंड रियलिटी से उनका जो लिंक बनता है CSR के थ्रू, वो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्ट होते हैं। ये चीज हर यूनिवर्सिटी के अंदर होनी चाहिए। हर बच्चे को अगर हम सिखाएंगे किस तरीके से अपने इलाके को बेहतर करना है तो मसला ही कोई नहीं होगा। इसी बात से मुझे याद आया, आवाज़ बेजुबां मेरे ख्याल में नाम था, जहां पर हमने विजिट भी किया था और वहां पर एनिमल राइट्स के लिए बहुत ज्यादा काम हो रहा है हमारे। अनबिलीवेबल। मैं ये कह रही थी कि आज के दिन इस तरह हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान उन लोगों का है जो अगली नस्ल है, जो यूथ है हमारी, जो आगे आने वाली जनरेशंस हैं। एक किताब है रिच डैड पुअर डैड में बड़ा साफ वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि जनाब आपने किस तरीके से फर्क करना है। तो मेरा एक सवाल है आपसे उनैत साहब, वो ये कि हम अपनी नस्ल में बॉसेस क्यों बनाते हैं, कोचेस क्यों नहीं? इट्स अ गुड क्वेश्चन। आपने इससे पहले एक बात की इंसानियत की, और आपने इससे पहले जिक्र किया कि हम जो है फलाही काम जो करते हैं। मैं कहता हूँ कोचेस हों, बॉसेस हों, या हम अच्छे मुसलमान की बात कर लें, अच्छे पाकिस्तानी की बात कर लें, असल चीज़ तो ये समझने की है कि हमें अल्लाह ताला ने दर्जा दिया है, अशरफुल मखलूक बनाया है और इंसान बनाया है। हम में और जानवरों में और कोई फ़र्क नहीं है। खून उसमें भी है, गोश्त उसमें भी है, दिल उसमें भी है, ज़बान उसकी भी है शायद। हमें सिर्फ इस इम्तहान में डाला है कि हमने अल्लाह की मखलूक के लिए कोई काम करना है और अपनी जिम्मेदारी पहचाननी है। अगर हम ये जिम्मेदारी पहचान लेते हैं तो हम अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। बाकी बॉसेस भी इम्पोर्टेंट हैं, CEOs भी इम्पोर्टेंट हैं, और कोचेस भी इम्पोर्टेंट है। सबका अपना रोल है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वेलबींग है। हर इंसान की वेलबींग जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है, और रियासत को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उसको वो चीज़ें सिखानी है कि उसकी वेलबींग इम्प्रूव हो। तो क्यों ना शाहजेब, अब हुनैत साहब से उनका जो मुफ्त इलाज वाला हॉस्पिटल है, एग्जैक्टली ये मैं अस्पतालों की जाने मानना चाह रहा था कि अब जो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव जब भी लिया गया आपकी जानिब से कि मुफ्त इलाज भी किया जा रहा है अस्पतालों में, साथ में वहां पर म्यारी इलाज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मुफ्त इलाज तो मुफ्त अस्पतालों में नजर आता है, लेकिन वहां पर किस तरीके से ट्रीट किया जाता है पेशेंट्स को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वक्त कितने अस्पताल हैं और वहां पर किस तरीके से मुफ्त इलाज जो है वो जारी है? देखिए, इस वक्त हमारे 2 हॉस्पिटल हैं। एक रावलपिंडी में गॉर्डन कॉलेज के सामने हुसैन लखानी हॉस्पिटल, और एक कराची में ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के साथ हुसैन लखानी हॉस्पिटल। वालिद साहब की वसीयत के ऊपर ये बनाया था और हमें कोई पता नहीं था हेल्थ केयर साइट पे
कोई हमारे इवन फैमिली के अंदर भी कोई ऐसे डॉक्टर्स वगैरह नहीं है, ऑल ऑफ अस आर बिजनेसमैन। तो 300 बेडेड हॉस्पिटल है ये कराची वाला, और इसमें ओपीडीज कम्प्लीटली फ्री हैं, मेडिसिन कम्प्लीटली फ्री हैं, लेकिन 300 बेड का हॉस्पिटल, 5 ऑपरेशन थिएटर्स, गायनी, पीड्स, ऑर्थोपेडिक एंड मेनी अदर जनरल सर्जरी, मेनी अदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो इट्स अ जनरल हॉस्पिटल जिसमें टेक्नोलॉजी सारी हमने प्रोवाइड कर दी है। जो ऑपरेशन थिएटर्स जिस तरह के हमने बनाए शायद ही पाकिस्तान में वैसे होंगे। जो रोबोट्स हम उसके लिए खरीद रहे हैं वो शायद ही पाकिस्तान में होंगे, जिसमें जो प्रिसिजन सर्जरी के अंदर उधर मिलेगी शायद कहीं और ना मिल सके। लेकिन हॉस्पिटल कंप्लीटली फ्री फॉर एवर नहीं चल सकता। या तो खैराती इदारा हो जो लोगों से ज़कात ले रहा हो, और वो ये तो हमारा अपना ट्रस्ट है जो हम अपनी तरफ से कोशिश करके चला रहे हैं। सो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको जो उसकी कॉस्ट है वो लेते हैं, लेकिन ओपीडीज और शायद कुछ ऑपरेशंस और जो मेडिसिन हैं वो फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। क्योंकि मैं एक अवामी सवाल करना चाह रहा था, लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जहां फ्री इलाज हो रहा होता है वहाँ बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वहां भी कोई कंडीशंस हैं, या ये है कि नहीं फ्री इलाज है लेकिन आप लोगों ने इसको थोड़ा एक इस तरह शेप अप किया इस तरीके से कि भाई ये चीज हो सकती है, ये नहीं हो सकती? देखिए ओपीडी तो कम्प्लीटली फ्री है फॉर एनीवन एंड एवरीवन, तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन उसमें एक साइड जो है उसमें प्राइवेट क्लिनिक्स भी हैं। तो कुछ डॉक्टर्स आते हैं जो आते ही अपने उस पे हैं कि वो कुछ पैसे लेते हैं अपने लिए, सो वो डॉक्टर्स की फीस जाती है, लेकिन हॉस्पिटल कुछ नहीं लेता। हाँ साहब, एक बड़ा अहम सवाल जो शाहजेब के सवाल से मेरे जहन में एकदम से उजागर हुआ वो ये था कि जहाँ फ्री इलाज होता है, मैं तो कहती हूँ जहाँ पैसे लेके भी इलाज होता है वहां भी नहीं नजर आता, लेकिन जहाँ फ्री इलाज होता है वहां अक्सर देखा जाता है आने वालों के साथ रवैया। जो पेशेंट आ रहा है वो इंतहाई तकलीफ में आ रहा है, दुख में आ रहा है, उम्मीद से आ रहा है, उसके साथ आप लोग इदारा नहीं हो सकता, लेकिन जो स्टाफ है वो कितना ज्यादा उसको इस बात को उसकी तलकीन की गई है कि आने वाले के साथ उतनी ही मोहब्बत और इज्जत के साथ जो है वो पेश आया। देखिए खुलूस तो उसके ऊपर तो बाकायदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत क्लियरली कहा है कि किसी मांगने वाले को झटकने से बेहतर है कि उसको तुम ना दो और प्यार से उसको बोल दो कि मैं नहीं दे सकता। सो ये तो बहुत जरूरी है कि किसी को जो है हम उसकी इज्जत नफ्स भी होती है। लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश है, स्टाफ की पूरी ट्रेनिंग है कि अगर हमने खिदमत करनी है तो अल्लाह की रजा के लिए करनी है, किसी और से कोई और चीज हमें चाहिए नहीं। बिल्कुल। तो अपनी तरफ से कोशिश हो रही है, बाकी आई एम श्योर छोटी मोटी शायद चीजें होती भी हों, लेकिन अगर पता चलती हैं तो उसके ऊपर एक्शन जरूर होता है। कोई खास टाइमिंग्स हैं लोगों की आने की ओपीडी की, ताकि अगर कोई देख रहा है और जरूरतमंद इस वक्त आप तक पहुंचना चाहता हो, चाहे वो पिंडी की साइट हो या कराची की, वो कैसे पहुंच सकते हैं? कोई रहनुमाई? आई थिंक 9 to 3 ओपीडी इज फ्री, एंड इवनिंग की ओपीडी जो है वो डॉक्टर्स जो अपनी चार्ज करते हैं। लेकिन इतना फर्क है कि अगर बाहर वो 500 चार्ज करते हैं तो यहाँ 100 रुपए चार्ज करते हैं। अगर बाहर ऑपरेशन 5 लाख का होता है तो यहाँ पे वही ऑपरेशन 50,000 का होता है। अगर बाहर आपके कोरोना के कोविड का बेड या वेंटिलेटर 1 लाख रुपए नाइट का मिलता है तो यहाँ पे 0 में मिलता है। सो इतना फर्क है। जैसे मैंने कहा कि चार्जेस वो हैं जो एक्सपेंसेस हैं वो चार्जेस हैं। So you have NICUs as well? This hospital is a non-profit hospital and इसके अंदर हमारी सारी अपनी ज़कात जाती है ताकि हम पेशेंट्स का इलाज कर सकें। Not going to make profits ever. How nice, how nice. तो NICUs भी हैं आपके साथ, जिस तरह आपने कहा कि वो भी हैं कि उसका बहुत आता है, एंड मोबाइल NICU के बारे में भी बताइए। जी, मोबाइल NICUs भी हैं और NICUs भी हैं, एम्बुलेंसेज भी हैं और फुली इक्विप्ड एम्बुलेंसेज भी आ रहे हैं। अच्छा। जो पेशेंट को 90% उसके घर पे ट्रीट कर देंगे बिफोर ब्रिंगिंग हिम। तो साहब अब मुस्तकबिल में क्या प्लानिंग है? इसको मजीद एक्सपैंड करने जा रहे हैं? एक अब आप सियासतदान भी हैं, तो क्या ये भी सोचा है कि अब मुल्क के लिए और भी आपने कुछ खिदमात के लिए कोई प्लानिंग की है? नहीं, सियासतदान तो मैं नहीं हूँ, सियासत तो एक गलती थी। मैं आपको भी बताऊं, सियासत में मैं सिर्फ इसलिए आया था कि ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करके क्या फायदा, कुछ बाहर निकल के देखना चाहिए। लेकिन ज्यादातर सियासतदान इतने ज्यादा कि उनके साथ बाहर बैठ के भी कुछ नहीं हो सकता। सो मोस्ट ऑफ देम अनफॉर्चुनेटली नेशन में ये खराबी है, मॉरल्स की खराबी है,
करप्शन उनकी नस नस में घुसी हुई, और वो झूठ को बुरा नहीं समझते, झूठ को गलत नहीं समझते, हक बात को जो है वो उसको उसके ऊपर खड़े नहीं रहते, करप्शन को बुरा नहीं मानते। तो ऐसे लोगों के साथ सियासत हो नहीं सकती। बट मैंने अपना काम किया है, और अगर मुझसे सवाल किया जाएगा कब्र में तो कहूंगा अपनी कोशिश की, मैंने खिदमत की, अपनी कोशिश की, बाकी जब अल्लाह ठीक करना चाहेगा तो हो जाएंगी सारी चीजें। मुनायत लखानी साहब, बहुत शुक्रिया, आप शो में हमें ज्वाइन किया, और जितनी बातें आज हमने आपसे जानी है, मेरे ख्याल में ये तमाम लोगों के लिए भी बड़ी एक इंटरेस्ट की बात भी है कि इन तमाम जगहों पर, इन तमाम अस्पतालों में जो मुनायत लखानी साहब के हैं, वहां पर फ्री इलाज भी हो रहा है, मयारी इलाज हो रहा है, और आप लोग जाते हैं, बड़ी अगर ली भी जा रही है कुछ प्राइस या कॉस्ट तो बड़ी रीजनेबल है। हाँ, बहुत, मैं तो खुद हैरान हो गई सुनकर। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक जो है वो ओपीडी फ्री है, और उसके बाद जो डॉक्टर्स आते हैं वो अपनी फीस लेते हैं, लेकिन इदारा जो है वो आपके लिए हुसैन लखानी हॉस्पिटल, इफ आई एम करेक्ट, तो वो आपके लिए है पूरे पाकिस्तान में, चाहे आप इंडी साइड पर हों, और इंशाल्लाह इनके गोल्स और भी होंगे, लेकिन इनको हम तकलीफ देते रहेंगे आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टुडे। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आज पीर के दिन जो है हमारा पहला, ऑब्वियसली रमजान का पहला शो भी, और रमजान के हवाले से हमने महंगाई के वाले भी बात की, हमने जो है हमने नात भी सुनी, और अब जरा बात कर लें सेहत के हवाले से, क्योंकि साथ साथ रोजे भी हैं, आपको सेहत का भी बहुत ख्याल करना पड़ता है। और रमजान के बाबरकत महीने में, इस रहमत वाले महीने में, हम ये समझते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम बस रोजा खुले तो खाना खाएं, और डट कर खाना खाएं, तली हुई चीजें खाएं, और इतना खाएं कि रात को सोना हमारे लिए एक परेशानी बन जाए हमारा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और यही वाली बात कि हम जो है इस तरह खाते हैं कि हम जैसे कि बस अभी खाएंगे और थोड़ी देर बाद वो खाना गायब हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। और अगर मैं शाजिब से पूछूं, चले यहाँ से एक्सरसाइज शुरू करते हैं थोड़ी सी। आप मुझसे पूछेंगे मैं इफ्तारी में क्या खाते हो आप? मैं आजकल सिर्फ तरबूज खाता हूँ, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं सिर्फ तरबूज खाता हूँ, खजूरें खाता हूँ, समोसे, रोल, कुछ भी नहीं। और उसके बाद मैं करता हूँ कि 2 घंटे के गैप से, क्योंकि ज़ाहिर इसमें मगरिब की नमाज होती है और एक गैप आ जाता है, 2 घंटे गैप से तकरीबन 9 बजे मैं खाना खाता हूँ, खाना खाता हूँ, जिसमें जो भी आपके घर का खाना होता है नॉर्मली। अब आप मुझे बताएं, क्योंकि आपका माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है, कि ये सही है तरीका? अच्छा, नहीं, तरीका बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि अफ्तारी तो होती है, लेकिन चूंकि कुछ लोग चूज करते हैं, ऐसे कि मेरी बहन और मैं, हम लोग चूज करते हैं कि हम खाना खाते हैं डायरेक्टली, खाना इसलिए अच्छा, मतलब अफ्तारी में ही खाना खाते हैं, अफ्तारी में ही खाना खा लेते हैं, और उसके बाद रात में कुछ नहीं खाते, फिर सीधा सहरी में। अच्छा, वैसे ईमानदारी से मुझसे अफ्तारी में कुछ नहीं खाया जाता, मैं तो इसलिए भी तरबूज खाता हूँ, लेकिन काफी लोगों से क्योंकि इतना हैवी हो जाता है कि उस वक्त आप सिर्फ 2 गिलास अगर पानी पी लें या कोई मशरूब पी रहे हैं, तो उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं रहती कुछ भी खाने। वेरी गुड पॉइंट। जैसे ही आपका अफ्तार होता है फौरन पानी पी लेते हैं, और आपका पेट जो है ना 2-3 गिलास भरने, या आपने शरबत पी लिया, आपका पेट एकदम से भर जाता है, और आप जो एक्चुअल न्यूट्रिशन होती है, प्रोटीन्स होते हैं, वो आपके सिस्टम में नहीं जाते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि उसको, उस वक्त को ऐसे आप अपना यूटिलाइज करें। आपने खजूर जरूर खानी है, पानी जरूर पीना है, ऐसी चीज कोई पेट में डालें जो आपके लिए, क्योंकि गर्मियां बहुत हैं, आपने डिहाइड्रेशन का ख्याल करना है। और डिहाइड्रेशन कब तक ख्याल कर सकते हैं? जब आप जिस तरह शाजिब कह रहे हैं तरबूज लेते हैं। बिल्कुल, और जैसे कि हमने उस दिन जिक्र भी किया था ना, हमारे जो गेस्ट आए थे न्यूट्रिशनिस्ट आई थी, और यही बात कर रही थी कि जो सीजन्ड फ्रूट्स हैं वो लाजमी खाएं। आप जो तरबूज है उसके अंदर माशाल्लाह इतना पानी होता है कि आपकी वैसी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, और विटामिन आपको अलग मिल जाते हैं। अगर आप एक बोल खा लेते हैं ना तरबूज का, छोटा सा जिसको बोल होता है, आप एक बोल खाए तो समझे आप 2 से 3 गिलास पानी तक का जो है बैलेंस कर जाते हैं। नहीं, वो तो वैसे भी कह रही हूं, ठंडा तरबूज है ना। अच्छा, गर्मियां भी हैं, प्यास लगती है आपको, प्यास लगेगी ना। अच्छा, उसके लिए मैं आपको एक टिप बताती हूँ, ठीक है? आपने क्या करना है, हम लोग भी यही करते हैं, सहरी में दही का जरूर आप अपना जो है वो दही जरूर शामिल करें अपनी सहरी में। एक और चीज करें, जब आप अपनी चाय वाय सब पी लें और आपने ब्रश व्रश करने जाना हो, उससे पहले या उसके बाद आप जो है ना छोटी इलायची जरूर एक चबा लें। छोटी इलायची चबाने से आपको प्यास नहीं लगेगी पूरा दिन इंशाल्लाह। अभी भी, कल भी, आज भी ऐसे ही हुआ। हमने आखिर में हम छोटी इलायची चबाते हैं, उससे क्या होता है? लगता है हमें माया खान की टिप्स का अलग सेगमेंट करना पड़ेगा, जिसमें माया खान की टिप्स। नहीं, सीरियसली पता है गर्मियां ज्यादा हो रही हैं, और आपको बहुत ज्यादा ख्याल करने की जरूरत है कि आप कम से कम इलायची का इस्तेमाल जरूर करें, और इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल जरूर करें। आई नो पानी नहीं पिया जाता, तो उसका एक और टिप मैं आपको देती हूँ। छोटा सा स्ट्रॉ ले लें, अपने ग्लास में डाल लें, थोड़ा थोड़ा तरावी पे जा रहे, थोड़ा थोड़ा पीते रहें। आप नमाज से बैठे थोड़ा थोड़ा पीते रहें,
और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अच्छा, अक्सर ये भी होता है कि पानी इंटेक हमारा इतना नहीं हो पाता क्योंकि ज़ाहिर है उससे हम पी लेते हैं, उसका बहुत बड़ा गैप आ जाता है और फिर हम रात को 12 बजे जाके पानी पी लेते हैं। लेकिन जैसे कि माया बता रही है, बहुत अच्छी टेक्निक है, थोड़ा थोड़ा पानी का इंटेक करते रहें क्योंकि जरूरत है, कितनी गर्मी है, इस गर्मी में हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। और स्किन का भी ख्याल रखिएगा। तो रखिएगा अपना ख्याल भी। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। आज 1 बजे होगा जनाब इजलास, सेशन शुरू होगा, कोर्ट सेशन। देखेंगे क्या होता है, रिवर्स होता है, नहीं होता है, आगे पाकिस्तान के लिए क्या होगा। लेकिन रमजान का महीना है, अल्लाह पाक से उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। शाज़िब, मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।